अस्सलामुअलैकुम। जूडी नॉर्मन का ख्याल था कि शायद 24 घंटे के बाद साय से तब्दील होकर गोश्त पोस्ट के ज़िंदा इंसान की हैसियत से नजर आएगा। वो नहीं जानता था कि उसने 24 घंटों तक अपना असर रखने वाली गोलियां खाई हैं या 1 माह तक वो गोलियों से साया बनाए रखेंगी। पता नहीं गोलियों की कौन सी डिब्बिया पारस के हाथ लगी थी और कौन सी डिब्बिया जूडी के हाथ आई थी। जूडी पहली रात अल्पा के साथ था। फिर उसने पूरी यहूदी तंजीम को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वह ईसाई नहीं बल्कि पैदाइशी यहूदी है और आइंदा इसराइल में रहकर यहूदी तंजीम के लिए काम करेगा। वो टेलीपैथी के जरिए एल्पा, टेरी आदम, ब्रेन आदम और मार्टिन रसल वगैरह के दिमागों में जाकर अपनी यहूदी होने का यकीन दिलाता रहा था, लेकिन दिल ही दिल में समझता रहा था कि यहूदियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पास रखी हुई गोलियों की डिब्बिया और फार्मूले की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि इनमें से कोई चीज़ किसी यहूदी के हाथ लगे। एल्पा दूसरी शाम की फ़्लाइट से तेल अवीव जाने वाली थी। उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो पहले अपनी गोलियों और फार्मूलों की हिफाजत करना चाहता था। फिर ये कि दूसरी शाम त्यारे में सफ़र करने के दौरान 24 घंटे पूरे हो जाते तो वो फिर साया बनकर ना रहता, अचानक गोश्त पोस्ट के ज़िंदा इंसान में ज़ाहिर हो जाता, और वैसा नहीं चाहता था। उसने अल्पा और दूसरे यहूदी तंजीम के अफराद से वादा किया कि वो दूसरे दिन शाम की फ़्लाइट से तेल अवीव आएगा, क्योंकि वो उस दुश्मन साई को तलाश कर रहे जिसने उसे गोलियों की एक डिब्बिया छीन ली थी। उसे इसराइल की एक बहुत बड़ी खुफिया यहूदी तंजीम के अंदर घुसने का मौका मिल रहा था। वह आइंदा इस तंजीम का सरबराह भी बन सकता था, इसलिए यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपने एक मातहत पर तनवीम अमल करके उसे डमी जूडी नॉर्मन बना दिया। उसके लिए और अपने लिए दूसरी शाम की फ़्लाइट में सीटें बुक करा दी। उसका ख्याल था कि 24 घंटों के अंदर इंसानी वजूद में आ जाएगा तो अपनी डमी के साथ सफ़र करेगा। तेल अवीव पहुँचकर डमी जूडी नॉर्मन एयरपोर्ट से अल्पा के साथ चला जाएगा और वह खुद दूसरी जगह क़याम करेगा। उसके पास 8 गोलियां रह गई थीं जो 8 मुख्तलिफ कैप्सूल्स में थीं। उसने सोचा था कि सिर्फ एक कैप्सूल अपनी जेब में रखेगा ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके। बाकी 7 कैप्सूल्स को मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देगा। फिर मुख्तलिफ इलाकों की पहाड़ियों में जाएगा और फार्मूले का एक एक हिस्सा मीलों दूर की मुख्तलिफ चट्टानों पर कंधा करेगा और फार्मूले वाले कागज़ को जला देगा। फिर एल्पा अपने वक्त पर तेल अवीव रवाना हो गई थी। जूडी ने उसके खाली बंगले में क़याम किया, क्योंकि 2 घंटे बाद वो इंसानी जिस्म में नमूदार होने वाला था। ऐसे वक्त वो तन्हा रहना चाहता था ताकि ना उसे कोई देखे और ना ही गोलियों के मुतल्लिक सवाल करे। लेकिन बड़ी हैरानी हुई जब 24 घंटों के बाद भी वो साए ही रहा। रात को खाने के बाद सो गया। सुबह उठकर आईना देखा तो वो खुद को ना देख सका। इसके बाद 24 घंटे क्या 40 घंटे गुजर गए, वो साया ही बना रहा। तब यकीन आ गया कि उसने 24 घंटों वाली नहीं 1 माह तक असर दिखाने वाली गोली खाई है। अब 1 माह तक साया बनकर रहेगा और इंसानी वजूद में नहीं आएगा। वो एक नया और अनोखा तजुर्बा था। खुद तजुर्बा करने वाले साइंसदान नहीं जानता था कि इन गोलियों के असरात आइंदा क्या होंगे। फिलवक्त असरात ये थे कि सिर्फ जूडी नॉर्मन ही नहीं, पारस भी साया बना हुआ था। वो भी 24 घंटों के बाद जिस्मानी तौर पर तब्दील नहीं हुआ था। दोनों तरह की गोलियां नामालूम मुद्दत तक अपना असर दिखा रही थी। ये बात तशवीश की थी कि किस गोली का असर जल्दी ज़ायल होगा, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से दूर थे, इसलिए यही समझ रहे थे कि 1 माह तक असर दिखाने वाली गोलियां उनके कब्जे में है। अब इत्मीनान है, वो अपनी अपनी जगह 1 माह तक ज़ाय नहीं हो सकेंगे। जूडी के लिए अब तेल अवीव तक हवाई जहाज़ में सफ़र करना एक मसला था, और मसला नहीं भी था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि त्यारे में उसकी सीट खाली नजर आती, मगर उसका साया इस पर बैठा रहता और डमी जूडी नॉर्मन उसकी साथ वाली सीट पर बैठा रहता। अगर वह मुसलसल साया रहता तो सफ़र करने के लिए टिकट खरीदने की ज़रूरत ना पड़ती और ना ही किसी सीट की ज़रूरत होती। वह अपनी डमी के अंदर समा कर बैठा रहता। चूँकि अचानक ज़ाहिर भी हो सकता था, इसलिए एहतियातन अपने लिए भी टिकट ले रखा था। सफ़र के दौरान सोनिया सानी ने उससे रब्ता किया और कहा, बेशक सांस रोको, मुझे आने ना दो, लेकिन हम अली तैमूर के दिमाग में रहकर गुफ्तगू कर सकती हैं। जूडी नॉर्मन ने अली के पास आकर कहा, हेलो मिस्टर, मैं जूडी बोल रहा हूँ, तुम्हारी सानी ने मुझे याद किया। अली ने कहा, याद तो तुम हमेशा हमें करते रहोगे। हमने बड़ी शराफत से भरोसा करके अहम दस्तावेज़ात तुम्हारे हवाले की थी, मगर वो चीज़ें तुम्हारे पास न रह सकीं। जूडी ने पूछा, इसका मतलब है वो चीज़ें तुम्हारे पास पहुँच गई हैं और वो चीज़ें ले जाने वाला साया तुम्हारा अपना कोई आदमी है? सानी ने कहा, यही तो हम मालूम करना चाहते हैं कि वह तुम्हारी तरह साया बनने वाला शख्स कौन है। उसके बारे में कुछ मालूम होते ही हम उससे वह अहम दस्तावेज़ात हासिल कर लेंगे। तुम एक साये से कोई चीज़ कैसे छीन सकोगे? ये साया बनने वाला अमल इतना हैरत अंगेज़ है कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आया। हम इस सिलसिले में बहुत कुछ मालूम करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें बताओगे नहीं, इसलिए हम सिर्फ उस दूसरे तक पहुँचना चाहते हैं, शायद उसे कुछ मालूम कर सकें। वो दूसरा इन गोलियों के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। वैसे 2 तरह की गोलियाँ हैं, एक का असर 24 घंटों तक रहता है और दूसरी गोली 1 माह इंसान को साया बनाए रखती है। मैंने 1 माह वाली गोली खाई है, वो दूसरा अब तक इंसानी जिस्म इख्तियार कर चुका होगा। तुम उससे रब्ता करो। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ तो वह सांस रोक लेता है। सानी ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले रब्ता किया था, तुम कहते वो इंसानी जिस्म में आ चुका होगा, जबकि वो अभी तक साया ही है।
मुझसे कह रहा था कि जब तक इंसानी जिस्म में नहीं आएगा किसी से भी दिमागी राब्ता नहीं करेगा। उसने परेशान होकर सोचा, क्या वो अभी तक साया बना हुआ है? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, यकीन ना हो तो अभी जाओ और एक बार उससे राब्ता करके पूछ लो। अच्छी बात है, मैं अभी जा रहा हूँ, मिस्टर अली के पास, फिर आऊँगा। वो अली के अंदर से निकलकर पारस की वो आवाज़ और लहजा याद करने लगा जिसे वो ओमान के इजलास में सुन चुका था। उधर सानी से पारस बाकायदा गुफ्तगू करने लगा था। उनके दरमियान ये तय पाया था कि अगर जोड़ी उससे रब्ता करे तो उससे किस नौइयत की गुफ्तगू करना है। वो पारस के अंदर पहुंचा तो पारस ने कहा, मैं जोड़ी की सोच की लहरों को महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम वही हो? हाँ, मैं जोड़ी नॉर्मन हूँ, इन गोलियों के असरात मालूम करना चाहता हूँ। पारस ने पूछा, तुम परछाइयों के जोड़े से पैदा हुए थे या परछाइयों के अंडे से निकले थे? या अंधेरे के अंधों ने पैदा किया था? तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मुझ पर यह कैसा जुल्म किया है? आखिर मैं कब तक साया बना रहूँगा? तुम गलत कह रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हें अब तक इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हो जाना चाहिए। क्या तुम अकल के अंधे हो? मेरे दिमाग में रहकर मालूम नहीं कर सकते कि मैं अभी तक तुम्हारी बरादरी वाला बना हुआ हूँ। अगर यही सिलसिला रहा तो हमारे बच्चे भी साये बनकर पैदा होंगे, मगर मैं साफ कह देता हूँ कि मैं तुम्हारी साया औलाद में से किसी को बहू या दामाद नहीं बनाऊंगा। अरे क्यों फजूल बकवास कर रहे हो? मेरे पास 2 किस्म की गोलियाँ थीं, एक का असर 24 घंटे और दूसरी का असर 1 माह तक रहता था, फिर वो साया इंसानी रूप में ज़ाहिर हो जाता। ये बात तशवीशनाक है कि हम दोनों अभी तक साया बने हुए हैं। मालूम होता है कि गोलियों की तवानाई में इजाफा होता जा रहा है। मैं भी तशवीश में मुब्तला हूँ। अगर इस दौरान मेरी तुम्हारी बीवियों के पाँव भारी हो गए तो क्या वो भी सायों को जन्म देंगी? तुमसे बातें करके तो सर दुखने लगता है। मैं कहता कुछ हूँ, तुम्हारा जवाब कुछ और होता है। मैं चाहता हूँ तो मुझसे रब्ता रखो। जब इंसानी जिस्म में नमदार होने लगो तो मुझे ज़रूर बताओ। मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम गोलियाँ बनाने वाला फार्मूला गौर से पढ़ो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। वो फार्मूला मेडिकल साइंस के मुश्किल अल्फाज में। वो कहते कहते रुक गया, फिर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास किसी किस्म की गोली का फार्मूला नहीं, काम की बात करो। काम की बात हो चुकी, अब जाओ। पारस ने सांस रोक ली, वो बाहर निकल गया। दूसरी बार सानी ने आकर कहा, तुम पक्के शैतान हो। उल्टी सीधी बातें करते करते रवानी में उसे गुलवा लिया कि उसके पास गोलियों के फार्मूले भी हैं। अब वली के पास गया होगा, मैं वहाँ जा रही हूँ। जूडी नॉर्मन की परेशानी बढ़ गई थी। वली के पास नहीं गया, अपनी जगह हाजिर होकर सोचने लगा। हम दोनों सायों का तसलसल जाहिर कर रहा है कि हमने तवील मुद्दत के असरात वाली गोलियाँ खाई हैं, जबकि एक डिब्बिया में सिर्फ 24 घंटों के असर वाली गोलियाँ थीं। अगर दोनों गोलियों की मुद्दत बढ़ गई होगी तभी उस गोली का असर पहले ख़त्म होगा जो 24 घंटे के लिए बनाई गई थी। पता नहीं हम में से किसने वो कम मुद्दत वाली गोली खाई है, और ये अंदेशा ज़्यादा है कि गोली का असर अचानक ही ख़त्म होगा तो हम में से कोई एक अचानक ही मंजर आम पर ज़ाहिर हो जाएगा और लोगों के लिए तमाशा और दुश्मनों के हाथों कैदी बन जाएगा। इस तरह वो त्यारे में सफ़र कर रहा था और दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि सफ़र के दौरान ये मुसीबत ना आए, ये मुसीबत दूसरे साए पर आ जाए। उस दूसरे पर पूजा मुसीबत बनकर आ रही थी। उसने सैली से ख्याल खानी के जरिए तय कर लिया था कि वो किस वक्त ओमान पहुंचेगी और सैली किस तरह ड्रामाई अंदाज में पारस और पूजा का सामना कराएगी। शाम को सैली ने पारस के साथ प्रोग्राम बनाया कि वो दोनों रेस्तोरां में रात का खाना खाएंगे। पारस का साया सैली के अंदर रहेगा, कोई उसे देख नहीं सकेगा, वो सारा शहर देखता फिरेगा। रात के 9 बजे सैली रेस्तोरां में दाखिल हुई तो तनहा नजर आ रही थी, हालांकि उसका साथी उसके पास मौजूद था। उसने एक मेज़ पर बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। वो एक थी, मगर ऑर्डर इतना था कि 2 आदमी खा सकें। वेटर के खाना लाने से पहले एक शेख ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, एक हसीन लड़की तनहा अच्छी नहीं लगती, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो 2 कुर्सियों वाली छोटी मेज़ थी। दूसरी कुर्सी पर पारस का साया था। वहाँ की मेज़ों पर सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी थी ताकि मोहब्बत करने वाले जोड़ों के लिए रोमानी माहौल पैदा हो सके। सैली ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं तन्हाई चाहती हूँ। शेख ने कहा, तुम तकल्लुफ़ कर रही हो या अपना भाव बढ़ा रही हो? तुम नहीं जानती कि मैं कितना अमीर कबीर शख्स हूँ। अपनी कीमत बताओ, अभी होटल के काउंटर से तुम्हारा मुआवजा अदा हो जाएगा। उसी वक्त शेख के सर पर एक चपत पड़ी। उसने फ़ौरन ही गुस्से से पलटकर पीछे देखा। पीछे तो क्या, दाएं बाएं और सामने भी कोई ना था। सैली ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? वो ताजुब से बोला, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कोई मेरे पीछे खड़ा था, जबकि यहाँ कोई नहीं। तो मेरी कीमत पूछ रहे थे, क्या फिर पूछोगे? हाँ, तो मेरे दिल में उतर गई हो, बोलो क्या चाहती हो? फिर उसके सर पर एक चपत पड़ी। वो बुखलाकर चारों तरफ घूमकर देखते हुए बोला, कोई मेरे सर पर मार रहा है। ओ खुदाया, मैं तो भूल गया था, कल से रेडियो और टीवी वगैरह पर आम शहरियों को बताया जा रहा है कि यहाँ 2 इंसानी साए हैं जो छुपते फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो दोनों यहाँ हैं, इसलिए 2 बार मेरे सर पर चपत मारी गई है। सैली ने कहा, यहाँ मोमबत्तियों की रोशनी में अंधेरा ज़्यादा और रोशनी कम नजर आ रही है। वो दोनों ऐसी जगह नजर नहीं आएंगे। फिर ये कि उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, इसीलिए तुम्हारी कीमत देने के जवाब में वो चपत मार रहे हैं। क्या ख्याल है, मेरी तमन्ना करोगे? वो अपनी मुकामी ज़ुबान में बुड़बड़ाता हुआ चला गया। वो दोनों खाने लगे। साई के खाने का तरीका कुछ ऐसा होता था कि सैली एक लुकमा उठाकर अपने मुंह के करीब ले जाती, लेकिन मुंह खोलने से पहले वो लुकमा गायब हो जाता। अगर साई को देखा जाता तो पता चलता कि वो लुकमा पारस के मुंह में जा रहा है। बंगले की 4 दीवारी में पारस का साया खुद अपने हाथ से खाता था। ऐसे वक्त यूँ लगता जैसे लुकमा खुद ब खुद उठ रहा है और एक तरफ जाकर गायब हो रहा है। ये मंजर रेस्तोरां में दिखाई देता तो कितने ही लोग खौफ से चीखने लगते।
वहाँ तो वह सैली के अंदर समाया हुआ था, इसलिए मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में सिर्फ सैली खाती हुई दिखाई दे रही थी। इस तरह एक दिलचस्प तमाशा भी हो रहा था और पारस के लिए बाहर घूमने फिरने की तफरीह भी। वो खाने से फारिग होकर रेस्टोरेंट से निकले, फिर अपनी कार में बैठकर बंगले की तरफ जाने लगे। सैली कार ड्राइव कर रही थी और मंसूबे के मुताबिक एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जो वीरान सा था। पारस के साय ने देखा दूर से एक लड़की फुटपाथ पर दौड़ती चली आ रही थी। 2 गुंडे किस्म के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। सैली ने कार की रफ्तार सुस्त करते हुए कहा, वो देखो वो लड़की तन है, 2 बदमाश उससे दौड़ा रहे हैं, क्या तुम उस बेचारी की मदद कर सकते हो? कार के ब्रेक पर सैली का पाँव था, उस पर पारस के साय का पाँव आ गया। कार रुक गई। वो कार के पास आकर हाँफने लगी। सैली ने कार से उतरकर उन आने वालों से कहा, खबरदार दूर रहो, ये बताओ क्यों इस बेचारी को परेशान कर रहे हो? एक शख्स ने कहा, हम इसे पाकिस्तान से लाए हैं, ये यहाँ आकर मुलाजमत करना और खूब कमाना चाहती थी, मगर अब ये यहाँ से भागना चाहती है। दूसरे शख्स ने कहा, इसे यहाँ लाने में हमारे पाकिस्तानी 50,000 रुपये खर्च हुए हैं, हम इसे रकम वसूल करेंगे। सैली ने उसे पूछा, क्या ये दोनों सच कह रहे हैं? वो हाँफती हुई बोली, हाँ, ये लोग खुद को रिक्रूटिंग एजेंट कह रहे थे, मुझे मुलाजमत दिलाने का वादा करके लाए, मगर यहाँ लाकर मुझसे धंधा कराना चाहती हैं। अब ये मुझे एक बहुत अमीर शख्स के पास ले जा रहे थे, मैंने छुपकर इनकी बातें सुन ली, इनके नापाक इरादों को समझ लिया और इनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगी। खुदा के लिए मुझे इनसे बचा लो। पारस का साया उस भाग कर आने वाली लड़की को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो पूजा थी और पूजा को एक तवील अरसे से जानता था। सैली ने उन दोनों से कहा, तुम लोगों ने एक मासूम लड़की से फ्रॉड किया है, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। एक ने हंसते हुए कहा, ऐसे ललकारियों जैसे हंटर वाली की बेटी हो, क्या तुम्हारी भी शामत आई है? दूसरे ने कहा, आई है नहीं, आ गई है, हम एक लड़की सप्लाई करने वाले थे, अब 2 करेंगे तो डबल माल मिलेगा। बात खत्म होते उसके मुंह पर घुंसा पड़ा। वो चीख मारकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। दूसरे साथी ने हैरानी से पूछा, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? जो एक को हुआ था वो दूसरे को भी हुआ। दूसरे के मुंह पर एक नादीदा किक पड़ी, वो भी पीछे की तरफ जाकर गिरा। वो दोनों ज़मीन पर पड़े हुए थे, उठकर बैठ गए। एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक ने कहा, मुझे किसी ने घुंसा मारा था। दूसरे ने कहा, मुझे किसी ने किक मारी थी। फिर उसके मुंह पर किक पड़ी और दूसरे के मुंह पर घुंसा। इस बार वो दोनों ऐसे ज़मीन पर लंबे हुए कि फिर उठ ना सके। सैली ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, सलमा। यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। फिक्र न करो, कार की पिछली सीट पर बैठ जाओ, तुम्हें पनाह भी मिलेगी और कोई मुलाजमत भी मिल जाएगी। वो पिछली सीट पर बैठ गई। सैली पारस के साथ अगली सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगी। पूजा को मालूम था कि वहाँ एक साया मौजूद है। वो उसे सुनाने के लिए बोली, मैं हैरान हूँ कि वो दोनों बदमाश ज़मीन पर कैसे गिर पड़े। उनमें से कह रहा था कि मुंह पर घूंसा लगा, दूसरे को किक लगी, ये तो कोई जादुई तमाशा लगता है। सैली ने कहा, तुम एक इज्जतदार लड़की हो, यह समझ लो कि कुदरत ने तुम्हारी मदद की। इस तरह ड्रामाई अंदाज में पूजा एक मुसलमान लड़की सलमा बनकर साय के करीब आ गई। सैली के बंगले में पनाह लेने के बहाने पहुंच गई। सैली ने उसे एक कमरा दिखाकर कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो अपनी ख्वाबगाह में आई। पारस वहाँ सोच रहा था कि सुपर मास्टर ने उसे फांसने के लिए पूजा को भेजा है, और ये बात तो सैली भी जानती होगी। सैली ने आकर कहा, बेचारी वाकई मजलूम है, क्या हम इसे अपने यहाँ पनाह दे देंगे? पारस ने कागज़ में लिखा, पहले तस्दीक करो कहीं यह फ्रॉड ना हो। इसका आसान तरीका यह है कि जब पाशा तुम्हारे पास आए तो उसे कहो कि सलमा के चोर ख्यालात पड़े, फिर हम मुतमईन होकर इसे पनाह देंगे। अच्छी बात है, पाशा आएगा तो मैं इसे सलमा के चोर ख्यालात पढ़ने को कहूँगी। तुम बहुत मोहतात रहने के आदी हो। हाँ, मौत या मुसीबत किसी बहाने भी आ सकती है। तुम अभी मेरे कितने करीब हो, मुसीबत भी उतने ही करीब होती है, मगर जब तक सर पर सवार नहीं होती समझ में नहीं आती। वो हंसती हुई बोली, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मगर मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ। वो थोड़ी देर तक जागते रहे, फिर सो गए। सैली ने चंद घंटों के बाद पारस को जगाया और कहा, अभी पाशा मेरे दिमाग में आया था। मैंने सलमा के कमरे में जाकर पाशा को उसकी आवाज़ सुनाई और कहा कि इसके चोर ख्यालात पढ़े। पारस ने पूछा, क्या उसने चोर ख्यालात पढ़ लिए? हाँ, वो लड़की दुरुस्त कह रही है, उसका नाम सलमा है। 2 एजेंट उसे धोखा देकर पाकिस्तान से लाए थे। बेचारी बेयारो मददगार है, बहुत नेक और शरीफ है, हम उसे पनाह दे सकती हैं। क्या पाशा भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? नहीं, वो जा चुका है। फिर वो एकदम से चौंक कर बोली, अरे तुम तो बोल रहे हो, तुम तो लिख कर मेरी बातों का जवाब दिया करते थे। ये मैं नहीं, मेरे अंदर पाशा बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हो? वो जा चुका है। लेकिन ये तो कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। पाशा तुम्हारे पास नहीं आया, वो सिर्फ मेरे पास आने के बाद उस लड़की के चोर ख्यालात पढ़ने गया था। अब वो मेरे पास आकर फिर तुमसे बातें कर रहा है। लेकिन ये पाशा की आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ बदल कर बोल रहा है और कह रहा है कि इस लड़की का नाम सलमा नहीं है। सलमा नहीं है तो फिर क्या है? पूजा, इसका नाम पूजा है। सैली जो लेटी हुई थी एकदम से उछल कर बैठ गई। पारस ने कहा, सुपर मास्टर ने इसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथिक इल्म सिखाया। तुम मुझे ट्रैप करके ना अमेरिका ले जा सकती थी, ना अमेरिका का दोस्त बना सकती थी, इसलिए तुम्हारी जगह पूजा आई है। इस क़यामत के बाद तुम्हारी ड्यूटी को ख़त्म हो जाना चाहिए। वो सहमी हुई नज़रों से दीदे फाड़ फाड़ कर साय को देख रही थी। पारस ने कहा, तुम कोई बात बनाकर बच नहीं पाओगी, क्योंकि जो पूजा के चोर ख्यालात पढ़ सकते वो तुम्हारे ख्यालात भी पढ़ेगा। क्या उसे कहूँ कि तुम्हारे दिमाग में जाए? वो नहीं कहकर चीखना चाहती थी कि पारस ने उसका गला दबोच लिया और कहा, तुम्हारे हलक से चीख निकलेगी तो दूसरे कमरे में उसकी आंख खुल जाएगी, उसे अभी आराम फरमाने दो।
फिर उसके हलक से आवाज़ ना निकल सकी। आवाज़ तो बड़ी चीज़ है, हलक से सांस भी बाहर ना निकल रही थी, ना अंदर जा रही थी। उसके हाथ पांव ढीले पड़ते गए, फिर वो बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बिस्तर से उठकर फ़ोन के पास आया और रिसीवर उठाकर कुछ मखसूस नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर उसने कोड वर्ड्स अदा की और कहा, सानी से राब्ता कराओ, दैट्स ऑल। उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद सानी ने उसके अंदर आकर पूछा, क्या बात है, इतनी रात को भी सुकून से सोने नहीं दोगे? वो बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम सुकून से रहो। सुकून का मतलब है मौत और हलचल का नाम ज़िंदगी है। मैं तुम्हें ज़िंदा रखना चाहता हूँ। अच्छा फ़लसफ़ा बयान ना करो, काम क्या है? वो ओमान के उस बंगले में पूजा क़यामत और सैली की मौत की रुदाद सुनाकर बोला, ओमान में जो हमारे आलाकार हैं उनसे कहो कि सैली की लाश को कहीं ट्रांसफ़र कर दें। मैं चाहता हूँ तुम पूजा पर तनवीं में अमल करो। सुपर मास्टर ने मशीन के ज़रिए से सैर ज़दा कर रखा है, इसका सैर तोड़ो। इसकी पिछली ज़िंदगी से याद दिलाओ और ओमान के जिस अस्पताल में शीतारा ज़ख्मी पड़ी है वहाँ पूजा को पहुँचा दो। हमारी टीम में कितने ही ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, कि ये काम किसी और से नहीं करा सकते थे? मिस सोनिया, सानी बेगम, ज़्यादा ना बोलो। हमारे घर में बहू बनकर आना है तो ससुराल का हर काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, मगर जानती हूँ कि तुमसे बकवास करते करते सुबह हो जाएगी। मुझे पूजा के दिमाग में पहुँचाओ। वो पूजा के बेडरूम में आया। वो गहरी नींद में थी। उसने आवाज़ दी, हेलो पूजा। उसकी आंख खुल गई। वो इधर उधर देखने लगी। आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था, अलबत्ता दीवार पर एक साया नजर आया। साय ने कहा, हाँ अभी मैंने आवाज़ दी थी, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सलमा कहकर आवाज़ दी थी या पूजा कहा था। वो फ़ौरन ही उठकर बैठ गई और बोली, मैं सलमा हूँ और तुम वो साय हो जिसका जिक्र ओमान शहर में हो रहा है। मेरी बात छोड़ो, अपना असली नाम बताओ। अपने दिमाग में आने से सांस रोक लोगी तो ख्वामखा गला दबाना होगा। वो बिस्तर से उतरना चाहती थी। पारस ने उसकी दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया। वो जोर लगाता तो पूजा बेहोश हो जाती, और उसे बेहोश नहीं करना था। उसकी दिमागी तवानाई में कमी आ गई। सानी उसके अंदर पहुंचकर बोली, दूसरे कमरे में सैली की लाश पड़ी है। अगर तुम लाश बनना नहीं चाहती हो तो मुझे इसी तरह अपने अंदर रहने दो। हाथ पांव ढीले छोड़ दो और राजी खुशी मेरी मामूला बन जाओ। वो मजबूर हो गई थी। इसमें शुबा नहीं रहा था कि उसका भेद खुल चुका है और उसे पूजा की हैसियत से पहचान लिया गया है। अगर वो खुद को सानी के हवाले नहीं करेगी तो उसे किसी कमज़ोरी में मुब्तला करके उस पर तनवीं में अमल किया जाएगा। चुनाचे उसने खुद को सानी के हवाले कर दिया। जोडी नॉर्मन तिल अबैब पहुँच गया। उसके इस्तकबाल के लिए डमी अल्पा चंद अफराद के साथ आई थी। उसने तारुफ कराया और जोडी को बताया कि वह सब यहूदी तंजीम के अहम अफराद हैं। उनसे मुतारिफ होने के बाद वो उनके साथ एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हुआ और एक इमारत में पहुँचा। उसने अंदर आकर पूछा, ये कौन सी जगह है? डमी अल्पा ने कहा, यह टॉर्चर सेल भी और ऑपरेशन थिएटर भी, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हमें खुशी है कि तुम यहूदी और आइंदा हमारी तंजीम के लिए फ़राइज़ अंजाम दोगे, लेकिन हम इत्मीनान और यकीन करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा ब्रेन वॉश करके असलियत मालूम करेंगे। जोडी नॉर्मन को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन असल जोडी नॉर्मन आज़ाद था। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो अभी तक साया बना हुआ था, और साया बने रहने की ये तवालत बता रही थी कि उसने तवील मुद्दत तक असर रखने वाली गोली खाई है। वो अपनी डमी के साथ तैयारी में आया था और उसे पहले मेहमान और फिर कैदी बनते देख रहा था। चूंकि वो अपनी डमी के अंदर था, इसलिए उसे कोई नहीं देख रहा था। उस बेचारे डमी के चोर ख्यालात पढ़ने के लिए एक आमिल की खिदमत हासिल की गई थी। उसने अमल किया और ख्यालात पढ़े तो उसके डमी होने का राज खुल गया। वहाँ डमी अल्पा मौजूद थी। उसने कहा, मिस्टर डमी, तुम्हारा असली जोड़ी तुम्हारे अंदर छुपा हो तो उसे कह दो कि मैं भी वो अल्पा नहीं हूँ जो उसके साथ ओमान में वक्त गुजार चुकी है। यहूदी तंजीम बच्चों का बनाया हुआ घरौंदा नहीं है जिससे तुम्हारे जैसे बच्चे तोड़ दें या इस घरौंदे के अंदर घुस आएं। जाओ और अपनी टेलीपैथी को आजमाओ। तुम किसी भी यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले के अंदर नहीं पहुंच सकोगे। इस हकीकत को पूरी तंजीम समझ गई है कि तुम यहूदी नहीं ईसाई हो। जोडी नॉर्मन खामोश रहा। उसकी डमी के लिए हुक्म दिया गया था कि अभी उसे एक कॉल कोठरी में डाल दिया जाए, दूसरी सुबह उसे गोली मार दी जाए। जब एक पुलिस अफसर का आला अफसर 4 सिपाहियों के साथ उस डमी को कॉल करके कोठरी की तरफ ले जा रहा था तो जोडी का साया अपनी डमी के अंदर से निकलकर उस पुलिस अफसर के अंदर समा गया। उसे छुपने के लिए कालेकार की ज़रूरत थी। फिल वक्त उसने अफसर का सहारा लिया। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके पहले मार्टिन रसल के दिमाग में पहुंचना चाहा, फिर अल्पा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी का दिमाग नहीं मिला। वह समझ गया कि तंजीम के तमाम अहम अफराद ने अपनी आवाज़ और लहजे के अलावा अपनी शख्सियत भी बदल दी है। दाऊद मंडोला भी असली शीतारा की हदायत के मुताबिक अपनी शख्सियत बदल चुका था। दूसरे दिन सानी ने नींद से बेदार होने के बाद मंडोला के दिमाग में पहुंचना चाहा तो नाकाम रही। उसने अली से कहा, शिकार हाथ से निकल गया है। मैंने मंडोला के ज़हन में सिर्फ इतनी सी बात नक्श की थी कि वो मेरी सोच की लहरों को महसूस ना करे, लेकिन उसने महसूस करते ही सांस रोक लिया। अली ने कहा, ताज्जुब है, तुमसे तनवीमी अमल में गलती की तवक्को नहीं की जा सकती। यहूदी तंजीम का कोई फ़र्द उसे पुरस्रार सरबराह की हैसियत से नहीं जानते। उनमें से किसी ने तुम्हारे तनवीमी अमल में रुकावट पैदा नहीं की होगी। सिर्फ वही एक देवी है जिसने कुछ किया होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। वो खुद को इस कदर पुरस्रार बनाकर रखती है कि मंडोला से भी बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करती, किसी प्रोफेसर को गुफ्तगू का जरिया बनाती है। उस देवी ने मंडोला को मेरी गिरफ्त से निकाल लिया है। आखिर ये है कौन? मंडोला बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया होगा। उसने भी सोचा होगा कि तुमने उसके अंदर पहुंचकर अमल करने के दौरान यहूदी तंजीम के तमाम राज मालूम कर लिए।
सानी ने अपने वालिद सलमान को मुखातिब करके तमाम हालात बताए और कहा, आप यहूदी तंजीम के अहम अफराद तक पहुंचे हुए हैं, ज़रा मालूम करें कि वो लोग अब हमारे काबू में हैं या नहीं। सलमान ने मालूम किया। टैरी आदम और मार्टिन रसल वगैरह तक पहुंचना चाहा मगर नाकामी हुई। उसने सानी के पास आकर कहा, बेटी तुम्हारा शुबा दुरुस्त निकला। पूरी यहूदी तंजीम हमारी मालूमात की हद से निकल गई है। उनकी आवाज़ों को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी करने से हमारी सोच की लहरें भटक जाती हैं। इसका मतलब उन सब ने अपनी पूरी शख्सियत बदल ली है, अब किसी नए रूप में ज़िंदगी गुजारे हैं। वो बोली, डैडी मैंने मंडोला पर अमल करने से पहले उसके ख्यालात पढ़े थे। वह जूडी नॉर्मन से बदजन है, ये नहीं चाहता कि वो यहाँ आए और यहूदी तंजीम का सरबराह बनकर उसकी जगह ले ले। वैसे जोडी अब तक यहाँ आ चुका होगा। जोडी एक तो टेलीपैथी जानता है, दूसरा ये कि उसके पास साया बन जाने वाली गोलियाँ और फार्मूले हैं। ये बात यहूदी तंजीम के लिए बड़ी कशिश रखती होगी। अगर वह तिलबैब पहुँच गया तो उसे घेरने की कोशिश की जा रही होगी। ख़ास तौर पर मंडोला उसके पीछे पड़ जाएगा और इस सिलसिले में वो नामालूम देवी उसकी मदद करती रहेगी। डैडी मैंने सुना है कि उसने टेलीपैथी की ऐसी कुव्वत हासिल की है कि योगा के माहिरीन के दिमागों में भी पहुँच जाती है। अगर ऐसा है तो वो हम में से किसी के दिमाग में क्यों नहीं आती है? जी हाँ, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। मुझे मंडोला के चोर ख्यालात से पता चला है कि वो रूहानी टेलीपैथी की तरह आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए ज़ेरे ज़मीन रहती है और दिन रात पूजा पाठ में मसरूफ़ रहा करती है। इसे अंदाज़ा होता है कि वो हमारे बुज़ुर्गों की रूहानी टेलीपैथी से कतरा रही है, इसलिए हम में से किसी के अंदर नहीं आती, बल्कि इस कदर मोहतात है कि मंडोला में भी बराह रास्त नहीं जाती। कोई प्रोफेसर उस देवी का अलहकार है, वो उसके ज़रिए मंडोला से फ़ोन पर गुफ्तगू करती है। यकीनन वो बहुत मोहतात रहने की आती है। इसके बावजूद ये ज़ाहिर हो गया कि वो माया के खंडरात के किसी तय खाने में है। अगर माइक हरारे को देवी के हवाले किया जाएगा तो वो यहूदियों को बेशुमार ख़जाना और यूरेनियम का ख़जाना देगी। जी हाँ, मुझे ये बात मालूम है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि माइक हरारे उस देवी के लिए इतना अहम क्यों था कि उसे हासिल करने के लिए वो यहूदियों को बेशुमार ख़जाना देने वाली थी। अली ने कहा, दो ही बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि औरत जिसे हासिल करना चाहती है उसके लिए दुनिया के तमाम ख़जाने लुटा देती है, या फिर हिंदू धर्म में पूजा और तपस्या करने वाले अपना कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि देते हैं। शायद वो भी अपना ख़ास मकसद हासिल करने के लिए माइक हरारे को अपने देवता के आगे कुर्बान करना चाहती हो। सलमान ने कहा, बेटे उसे माइक हरारे ने कहो वो हमारा पारस था। अगर वो देवी मुकफ्फल दिमागों में भी चली जाती है तो क्या उसने पारस के अंदर आकर ये नहीं समझा होगा कि वो माइक हरारे नहीं है? चूँकि वो माइक हरारे नहीं है इसलिए वो दरअसल पारस को हासिल करना चाहती थी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो पारस को अपने किसी देवता पर कुर्बान करना चाहती है या खुद उसे दिलो जान से इतना चाहती है कि उसके हसूल के लिए ख़जाने लौटाने को तैयार रहती है। सलमान बेटी के दिमाग से चला गया। अली ने कहा, अभी दो किरदार ऐसे हैं जिनके ज़रिए उस देवी के मुतल्लिक कुछ मालूम किया जा सकता है। पहला किरदार जोड़ी का साया है। मंडोला उसे रास्ते से हटाने के लिए चालने चलेगा। हमें किसी तरह जोड़ी तक पहुंचना चाहिए। सानी ने कहा, पारस अपने साये को छुपाने के लिए किसी के जिस्म में समा जाता है। इस तरह उसका लहदा साया नज़र नहीं आता है। जोड़ी भी ऐसी आंख मचोली खेल रहा होगा। अगर इत्तफाक से हम साये को देख भी लें तो वो फिर कहीं गुम हो जाएगा। वो ज़रा चुप होकर सोचती रही, फिर बोली, मैंने मंडोला के ख्यालात पढ़कर प्रोफेसर का नाम और फ़ोन नंबर वगैरह मालूम किया था। क्या तुम उसे दूसरा किरदार कह रहे हो? हाँ, उसे फ़ोन ना किया जाए, देवी को शुबा होगा। पहले हम उसकी रिहाइश का चलें, छुप कर उसकी सूरत देखें, ये मालूम करें कि देवी ने उसे अपना अलहकार क्यों बनाया है और वह प्रोफेसर यहाँ करता क्या है। सानी और अली पहले तो इसलिए तेलबैब आए थे कि उन्हें यहूदी तंजीम के अंदर पहुँचने का रास्ता मिल रहा था। अब वो रास्ता बंद हो चुका था। वैसे मुकद्दर सादे और इंसान जहानत से कामले तो चोरों तक पहुँचने के रास्ते मिल ही जाते हैं। वो दोनों एक काम के लिए आए थे मगर कई काम निकल आए। पता चला जोडी नॉर्मन यहाँ पहुँचने वाला है या पहुँच चुका है। अगर उसके ताक़ुब में रहा जाए तो मंडोला भी नज़र में आ सकता है और वो देवी जो बहुत पुरस्रार बनती जा रही थी उसका सुराग लगाना भी ज़रूरी था। अली ने एक गली में पहुंचकर एक आम से मकान के सामने कार रोक दी। प्रोफेसर आइज़ी किसी मकान में रहता था। अली ने कहा, सानी तुम गाड़ी लेकर मेन रोड पर चली जाओ, मैं ज़रा चारों तरफ एक चक्कर लगाकर इस मकान का जायज़ा लूँगा। वो कार से उतर गया। सानी उसे ड्राइव करती हुई वहाँ से मेन रोड पर आई, फिर एक पार्किंग वाले हिस्से में कार को रोककर अली के अंदर पहुँच गई। वो कार के बाहर एक तरफ से गुजर रहा था। वहाँ फासले फासले पर मकानात बने हुए थे। वह मकान के पिछले हिस्से में आकर रुक गया और बोला, हमने मकान का अगला दरवाज़ा देखा था, वो खुला हुआ था। उधर पिछला दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर इसे छोड़ गया है। सानी ने कहा, तुम्हें इतना तो मालूम है कि प्रोफेसर आइज़िक आसारी कदीमा का माहिर है। तुम आसारी कदीमा के तालिब इल्म की हैसियत से या किसी भी बहाने से उसके दरवाजे पर जाओ, एक बार उसकी सूरत तो देख लो। वो घूमकर मकान के सामने वाले हिस्से में आया और पहले से खुले हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने आवाज़ दी, क्या प्रोफेसर साहब हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किसी अजनबी के अंदर आने पर फ़ौरन एतराज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ एतराज़ करने वाला कोई नहीं था। खामोशी कह रही थी कि वो अंदर जाने का खतरा मोल ले सकता है। उसने फिर एक बार आवाज़ दी। इसके बाद अंदर चलाया। वहाँ गहरा सन्नाटा और वीरानी सी थी। उसने मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर कर देखा। कॉरिडोर और कमरे खाली थे, लेकिन वह एक दरवाजे पर ठिठक गया। वहाँ कमरे के अंदर एक पलंग पर दो लाशें पड़ी हुई थी।
वो प्रोफेसर आइजक और उसकी उम्र रसीदा बीवी को नहीं पहचानता था। वो दोनों मुर्दा पड़े हुए थे। प्रोफेसर के बेजान सीने पर एक कागज़ पिन के जरिए अटकाया गया था। अली ने करीब आकर कागज़ पर झुक कर पढ़ा। वहाँ लिखा था, जो चीज़ ज़मीन पर ना हो उसे ढूंढना हमाकत है, और जो ज़ेर ज़मीन हो उसे पाने के लिए ज़मीन के अंदर जाना ज़रूरी है, और ज़मीन के अंदर जाने वालों की हमेशा कब्रें मना करती हैं। सानी भी अली के ज़रिए ये तहरीर पढ़ रही थी। उसने कहा, यह बिलाशुबा उसी देवी के अल्फाज हैं। उसने खुद नहीं लिखा है, प्रोफेसर को हलाक करने से पहले उसके हाथ से लिखवाया होगा। अली ने तायद की, यहाँ जो रिवॉल्वर पड़ा है उसमें साइलेंसर लगा हुआ है। प्रोफेसर ने देवी की मर्जी के मुताबिक पहले ये तहरीर लिखी होगी, फिर अपनी बीवी को गोली मारकर खुदकुशी की होगी। वो बोलने के दौरान लाशों का मुआयना कर रहा था। उसने साइंस और इल्म तिब में मास्टर डिग्री हासिल की थी। पहले उसने प्रोफेसर की मुर्दा आंखें खोलकर देखी, फिर गोली के जख्म के बिल्कुल करीब नाक ले जाकर सूंघने लगा। इसके बाद बोला, दो चीज़ों के टकराव से आग जलती बुझती है तो उसका धुआं या बू रह जाती है। इसके जख्म से बहुत ही धीमी सी बू आ रही है। मेरा अंदाज़ा है कि अभी आध घंटे के अंदर ये वारदात हुई है। अली, फ़ौरन चले जाओ, मेरी छठीस कह रही है कि ख़तरा है, बहुत मोहतात रहकर चले आओ। वो भी समझ रहा था कि किसी किस्म का ख़तरा पेश आ सकता है। इसके बावजूद वह एक कमरे में झांकता और ज़रूरी चीज़ों को टटोलता हुआ बाहर जा रहा था। एक कमरे में कुछ किताबों के दरमियान उसे एक डायरी दिखाई दी। उसने लपक कर इसे उठाया। वह साले रवां की डायरी थी। उसने मज़ीद किताबों के ज़ख़ीरे को उलटना पलटना शुरू किया। कोई निस्फ दर्जन डायरियाँ हाथ लगी। उसके पहले सफ़ों पर प्रोफेसर आइजक का नाम बता रहा था कि ये सब डायरियाँ उसी की लिखी हुई हैं। वो इन तमाम डायरियों को इकट्ठा करके सानी के पास आ गया। अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। वो कार स्टार्ट करती हुई बोली, तुम ख़तरे को अहमियत नहीं देते हो। तुमने इन डायरियों को अहमियत दी। मैं मानती हूँ इन्हें पढ़ने के बाद शायद हमें देवी या मंडोला तक पहुँचने का कोई रास्ता मिल जाए। अगर वो प्रोफेसर मामूल के मुताबिक डायरी लिखने का आदी था तो उसने वो तमाम बातें भी लिखी होंगी जो फ़ोन पर मंडोला से हुआ करती थी और देवी प्रोफेसर की ज़ुबान से बोला करती थी। तुमने बड़ी हाजिर दिमागी से काम लेकर इन डायरियों को अहमियत दी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हें छुप कर देख रहा हो या तुम्हारी तस्वीर उतारी हो, ताकि आइंदा तुम्हारे साथ मैं नजर आऊँ और देवी को ये मालूम हो जाए कि मैंने ही अस्पताल में मंडोला पर अमल किया था। हाँ, ऐसा हो सकता है। देवी अपना यह तजस्सुस दूर करना चाहेगी कि तनवीमी अमल करने वाली कौन है। उसने इस मकसद के लिए किसी को आलाकार बनाया होगा, क्योंकि एक बेचारे आलाकार प्रोफेसर को तो मौत के घाट उतार चुकी है। अली ने अकब नुमा आईने में देखते हुए कहा, वो आलाकार मुझे देखने के बाद हमारा ताक़ुब कर सकता है ताकि हमारा पता ठिकाना और मसरूफियात मालूम कर सके। उसकी बात ख़त्म होती आमना की सोच की लहरों ने कहा, अली से कहो कि तुम दोनों आइंदा एक दूसरे को असल नाम से नहीं मुखातिब करोगे। इसके बाद खामोशी छा गई। सानी ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए अली से कहा, अभी तुम्हारी मामा आई थी, उन्होंने ताकीद किया है कि हम आइंदा तन्हाई में भी एक दूसरे को असली नाम से मुखातिब ना करें। वो दोनों खामोश हो गए, अपनी अपनी जगह सोचने लगे। आमना कभी अपने बेटे अली पारस और अपनी बहू को यूँ मुखातिब नहीं करती थी। अभी जो ताकीद की थी इसका कोई मकसद होगा। वो दोनों अपनी अपनी खिड़की के बाहर अकबी आईने में देखते रहे। अकल कह रही थी कि ज़रूर कोई ताक़ुब कर और आगे चलकर कोई दुश्मन उनके इतना करीब आएगा कि उनकी गुफ्तगू सुनेगा और उनके असली नाम भी मालूम कर लेगा। वो दोनों मोहब्बत से बेख्तियार एक दूसरे को नाम लेकर मुखातिब करते थे। ऐसा करने से मोहब्बत करने वालों को वो नाम अपनी मलकियत सिर्फ अपना लगता था। लैला बेख्तियार दिल की गहराइयों से कैस को पुकारती थी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर से पट्टी बांधी जाती थी। कैस यानी मजनू शहर शहर सहरा सहरा लैला को पुकारता था और लोगों से पत्थर खाता था। आमना ने उन्हें ज़रा सी ताकीद करके हालात के पत्थर खाने से बचा लिया। ये उस वक्त हुआ जब अचानक अली ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। इस वक्त उनकी कार एक सिग्नल के सामने रुकी हुई थी। जब वो आगे बढ़ी तो अली ने अपने जिस्म में लर्जिश और नामालूम सा बोझ महसूस किया। फिर दूसरे लम्हे वो नॉर्मल हो गया। कुछ ऐसा ही सानी के साथ हुआ। अली के बाद उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। इसके बाद अपने बदन में नागवारी सी महसूस की। फ़ौरन ही कार को सड़क के किनारे रोक दिया। ऐसे वक्त वो फिर पहले की तरह खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। ये गैर मामूली बात थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अली ने अपनी कैफियत बयान की। फिर सानी ने कहा, जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल इसी तरह मैंने महसूस किया था, मगर अब नॉर्मल हूँ। मैं हैरान हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यह अभी अचानक हमारे साथ क्या हो रहा था। वो बोलिए, ख्याल आता है हमने टीवी स्क्रीन पर ओमान के एक इजलास में दो इंसानों को सायों में तब्दील होते देखा था। शहर में उनके लिए नाकाबंदी की गई थी, मगर वो गिरफ्त में नहीं आए। हो सकता है उन्होंने वो मुल्क छोड़ दिया और यहाँ इसराइल आ गए हों। अली ने कहा, दोनों नहीं आ सकते क्योंकि वे एक दूसरे के दुश्मन थे। उनमें से एक हमारा ईसाई भाई जोडी नॉर्मन था। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उनमें से एक साया हमारे जिस्म के अंदर आया था? चूँकि हम बहुत ज़्यादा हसास हैं इसलिए उस साए को महसूस कर लिया। मैं यही सोच रही हूँ, क्या ही अच्छा होता हमारा वो ईसाई भाई यहाँ होता और हम मंडोला को उसके ज़रिए ढूंढ कर कत्ल कर देते। अली ने सानी को मौजूदा फ़र्जी नाम से मुखातिब करते हुए कहा, जीनी तो मेरे सामने उस जालिम मंडोला का नाम ना लिया करो, मेरा खून खौलने लगता है। उस जालिम ने हमारे चर्च के फादर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वो दोनों समझ गए थे कि उनके जिस्म के अंदर छुपने के लिए जोडी नॉर्मन का साया आया था। दूसरा साया तो अपना पारस था और वो अपनों के पास खामोशी से छुपने ना आता। अब उन दोनों का ख्याल था कि जोडी छुपने के लिए उनके पास आया था। दोनों ने उसे महसूस किया था।
इसलिए वो कार के अंदर ही कहीं छुपा हुआ होगा। इसलिए वो दोनों बातें बना रहे थे और उसे अपना एसआई भाई कह रहे थे। और वाकई वो अगली और पिछली सीटों के दरमियान सुकड़ा सिमटा हुआ सा छुपा बैठा था। दोनों की बातें सुनकर इत्मीनान हो रहा था कि वो यहूदियों की कार में नहीं है, दोनों एसआई हैं। और मंडोला उन सबका मुश्तरका दुश्मन ही नहीं बल्कि एक चर्च के फादर का कातिल भी है। उसे इत्मीनान हुआ तो वो दोनों सीटों के दरमियान से निकलकर पिछली सीट पर आराम से बैठ गया। फिर आहिस्तगी से बोला, मैं जोडी नॉर्मन हूँ। सानी और अली ने दिखावे के तौर पर चौंक कर सर घुमाते हुए पिछली सीट की तरफ देखा। वहाँ एक इंसानी साया सा बैठा हुआ नजर आया। साय ने कहा, चौंकने और डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दोस्त समझो। शायद तुम नहीं जानते कि दाऊद मंडोला मेरा भी दुश्मन है। सानी ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई वो कमबख्त तुम्हारा भी दुश्मन है? मगर कैसे? जोडी ने कहा, पहले ये बताओ उसने हमारे एक मुकद्दस फादर को क्यों कत्ल किया? अली ने कहा, हमारे फादर जोसेफ बड़ी करामात वाले थे। उनके सीधे हाथ की एक उंगली में अंगूठी होती थी। उस अंगूठी पर होली क्रॉस बना हुआ था। फादर जब भी किसी गैर एसआई को दुआएं देते और उसके सर पर वो अंगूठी वाला हाथ रखते तो वो शख्स एसआई मजहब कबूल कर लेता। सानी ने कहा, हमने फादर के ज़ेरे साया तरबियत हासिल की है। उन्होंने हमसे योगा की मशकें कराई हैं और हमारे अंदर ऐसी रूहानी कुव्वत पैदा किया कि हमारे अंदर कोई गैर मामूली बात हो तो हम फ़ौरन सांस रोक लेते हैं। जोडी ने कायल होकर कहा, हाँ अभी मैंने तुम दोनों के अंदर छुपना चाहा था मगर तुमने बेचैनी महसूस की। वाकई फादर जोसेफ बा कमाल थे। वो जिंदा होते तो हमारा ईसाई मजहब दूर तक फैलता जाता। अली ने कहा, दाऊद मंडोला कट्टर यहूदी है। वो बर्दाश्त न कर सका कि हमारा मजहब फलता फूलता रहे। उसने हमारे मुकद्दस फादर को कत्ल कर दिया। हम उसे 6 माह से तलाश कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि वो इसराइल में है, इसलिए हम यहाँ आए। जोडी ने कहा, मैं भी उसकी तलाश में, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ है? हमारे पास मालूमात का जरिया नहीं है मगर हमारे अंदर फादर के लिए एक शदीद जज्बा है। हम जब भी सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में देखा गया है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आज इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो इसी शहर में है। तुमने कैसे तस्दीक की? यहाँ एक माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर आजिक रहता था। अभी मैं उससे मिलने गया था। वो अपनी बीवी के साथ कत्ल हो चुका था। मैंने उस मकान की तलाशी ली तो चंद डायरियाँ मेरे हाथ लगी। ये प्रोफेसर की लिखी हुई डायरियाँ हैं और इनमें कई जगह मंडोला का जिक्र है। अली ने यह कहकर एक डायरी पिछली सीट की तरफ बढ़ाई। जोडी के साय ने वो डायरी ले ली। फिर वो उसे खोलकर पढ़ने लगा। वो साले रवां की डायरी थी। उसमें प्रोफेसर ने लिखा था कि माया के खंडर में किस तरह एक पुरस्कार अलूम जाने वाली देवी से मुलाकात हुई थी। उस देवी ने उसे हुक्म दिया था कि वो अमेरिका से इसराइल चला जाए। जब वो तेल अवीव आया तो उसके दिमाग में आप ही आप एक नंबर आया। उसने इस नंबर पर रब्ता किया तो दाऊद मंडोला से बात हुई। माया के खंडर में रहने वाली देवी प्रोफेसर की ज़ुबान से बातें किया करती थी। आखिरी दिनों में मंडोला ने देवी से दरख्वास्त की थी कि वो किसी तरह जोडी नॉर्मन को उसके रास्ते से हटाए, वरना वो यहाँ आकर यहूदी तंजीम का सरबरा बन जाएगा। उस डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि प्रोफेसर के पास एक साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर पहुँच गया और मंडोला ने उसे एक कागज़ पर तहरीर लिखवाकर उसे बीवी को कत्ल करने और खुदकुशी करने का हुक्म दिया है। साय ने डायरी बंद करके अली को देते हुए कहा, वाकई तुम दोनों मुकद्दस फादर से दिली और रूहानी लगाव रखते हो। उस कातिल को तलाश करते करते इस डायरी तक पहुंच गए हो। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे जज्बे वाले ईसाई की ज़रूरत थी। मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। अली ने कार ड्राइव करते हुए कहा, हम थोड़ी देर पहले तुम्हारे जिक्र कर रहे थे। अब हमें ऐसा लगता है कि खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। उस कातिल तक पहुँचने के लिए तुम्हें हमारे पास पहुँचा दिया है। वैसे तो मैं भी उसे तलाश करूँ। अब तो ये सुनकर इंतकाम की आग और भड़क रही है मगर हमारी बराबर की टक्कर है। मैं टेलीपैथी जानता हूँ। साया बनकर निगाहों से रुपोश हो सकता हूँ, लेकिन वो भी टेलीपैथी जानता है। फिर ये कि उसकी पुश्त पर कोई पुरस्कार देवी है, इसलिए वो ज़रा मुश्किल से हाथ लगेगा। अली ने पूछा, क्या तुम किसी के जिस्म में समाकर उसके दिमाग में भी समा सकते हो और उसके चोर ख्यालात पढ़ सकते हो? नहीं, मैं एक नरम मुलायम और गैर महसूस साया बनकर जिस्म में समाता हूँ। अगर अपने अंदर के ठोस दिमाग को इस्तेमाल में लाऊंगा तो पूरे ठोस जिस्म उसे महसूस होगा जिसके अंदर मैं छुपा रहूँगा, मगर वो मेरे ठोस जिस्म के वज़न और सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर वो कमज़ोर होगा तो मर जाएगा, शहजोर होगा तो चीखना चिल्लाने लगेगा और शायद पागल हो जाएगा। सानी ने पूछा, तुम्हारे ज़हन में कोई तदबीर है जिस पर हम अमल करके मंडोला तक पहुंच सकें? फ़िलवक्त तो कोई तदबीर नहीं है। पहले मैंने अल्पा को गन पॉइंट पर रखकर यहूदी तंजीम के तमाम अफराद के दिमागों में जगह बनाई थी, मगर वह मेरी आर्जी कामयाबी थी। यहूदी तंजीम के तमाम अहम अफराद ने अपनी शख्सियात बदल ली हैं। अगर किसी के भी अंदर पहुँचने का मौका मिलता तो मैं उसके ज़रिए मंडोला का सुराग लगा लेता। सानी ने पूछा, तुम साए हो, क्या ज़मीन के अंदर पहुँच सकते हो? अगर अंदर पाताल में जाने का कोई रास्ता मिलेगा तो ज़रूर गहराइयों में जा सकूँगा। हो सकता है कि वो देवी इसराइल में किसी ज़ेरे ज़मीन हिस्से में हो। अगर वो मिलेगी तो मंडोला भी मिल जाएगा। देवी किसी के बनाए हुए तहखाने में नहीं रहेगी। डायरी में उसके रहन सहन और पूजा पाठ के मुतालिक लिखा हुआ है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो ज़मीन के किसी नामालूम तहखाने में पिछले 4 सालों तक रहती आई है। नामालूम तहखाने इसराइल में भी हो सकते हैं। यह मुल्क तो आसार कदीमा से भरा पड़ा है। हो सकता है उसने यहाँ के किसी खंडर में कोई तहखाना दरियाफ्त कर लिया। अली ने कहा, मिस्टर जोडी, तुम टेलीपैथी के ज़रिए यहाँ के आसार कदीमा के तमाम माहिरीन के दिमागों में पहुँचकर उनके ख्यालात पढ़कर चंद ऐसे आसार कदीमा का सुराग लगा सकते हो जिसकी तह में आज तक कोई ना गया हो। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा, और तुम लोगों के पास छुप कर रहा करूँगा।
तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं जब भी खतरा महसूस करूंगा तुम दोनों में से किसी एक के जिस्म में समा जाऊंगा। अली ने कहा, प्लीज़ ऐसा ना करना। तुम देख चुके हो कि फादर की तरबियत ने हमें किस कदर हसास बनाया है। हमारे अंदर आओगे तो हम फिर इस तराब में मुब्तला हो जाएंगे। जोड़ी ने कहा, फिर तो किसी तीसरे शख्स को आलाकार बनाना होगा। क्या तुम्हारा कोई और साथी है? साथी नहीं है, हम किसी को मुलाजिम रख लेंगे, वो तुम्हारे काम आता रहेगा। जोड़ी को दरअसल अपने पास रखी हुई गोलियों और फार्मूले की फिक्र थी। वो इन्हें जल्द से जल्द कहीं छुपाना चाहता था। गोलियां छुपाने के लिए छोटा सा गड्ढा खोदने के लिए छोटे से 1-2 आलात की ज़रूरत थी और फार्मूलों को चट्टानों पर कंधा करने के लिए छेनी, हथौड़े और इसी किस्म के चंद आलात ज़रूरी थे। इतनी सारी चीज़ें वो अपने साए के लिबास में नहीं छुपा सकता था। इन्हें एक बैग में रखकर अपने किसी आलाकार के ज़रिए कहीं भी ले जा सकता था, बल्कि मेहनत से बचने के लिए उस आलाकार के दिमाग पर काबिज होकर उसके हाथों से फार्मूले कंधा करा सकता था। उसकी दानिश में उसे सानी और अली 2 ऐसे कट्टर ईसाई मिल गए थे जिन पर वो भरोसा कर रहा था। अब उसे किसी तीसरे की ज़रूरत थी। वो हमालिया की वादी में आ गई थी। वहाँ वो पैदा हुई थी। उसका बाप इल्म ज्योतिष में बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल था। उसने बाप के ज़ेरे साया रहकर जवान होने तक ज्योतिष विद्या और टेलीपैथी में कमाल हासिल किया। इसी ज्योतिष विद्या ने उसे समझाया था कि वो एक मुसलमान नौजवान के इश्क में गिरफ्तार रहेगी और बारहा इनकार के बावजूद उसकी दासी बनकर उसका मज़हब कबूल कर लेगी। वो और उसका ब्राह्मण बाप ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने ज्योतिष विद्या को अच्छी तरह कंगाला तो इसका यही तोड़ मालूम हुआ कि वो 10 बरस तक ज़ेरे ज़मीन रहकर तपस्या करे, किसी को अपनी असली सूरत ना दिखाए और ना ही असल आवाज़ सुनाए। 10 बरस के बाद वह तपस्या में कामयाब हो गई तो वो मुसलमान अपना मज़हब बदल कर उसका हिंदू धर्म कबूल कर लेगा। वो पारस को पाने के लिए ऐसी मुश्किलात से गुजर रही थी। उसने कितने ही इलाकों में जाकर ज़ेरे ज़मीन रहकर 4 बरस गुजार दिए थे। वो माया के खंडर में भी रह सकती थी, लेकिन गड़बड़ हो गई। भेद खुलने का अंदेशा पैदा हो गया। यहूदी तंजीम वाले जिसे माई खरारे समझ रहे थे वो दरअसल पारस था और वो जानती थी कि पारस अमेरिका पहुंचकर कहीं रूपोश हो गया है। ऐसा ना हो कि अचानक ही उसका सुराग लगाकर रूबरू आ जाए। फिर अमेरिका की एक मुहिम जो टीम माया के उस खंडर के तय खाने में पहुंचने वाली थी, इसलिए उसे जल्दी में वो जगह छोड़नी पड़ी। आइंदा ज़ेर ज़मीन रहने के लिए किसी ऐसे मुल्क और इलाके का इंतखाब करना था जहाँ के तय खाने में उसके सिवा कोई ना पहुँच सके। ऐसी जगह तलाश करने में काफ़ी वक्त लग जाता, इसलिए वो अपनी पैदाइशी जगह आ गई और हमालिया की वादी के एक तय खाने में आर्जी तौर पर रहने लगी। उसके ज़हन पर वो दूसरा साया समाया हुआ था। उसका दिल कहता था कि वो पारस का साया है और पारस पर हमेशा नज़र रखने के लिए उसने एक डमी शीतारा को उसके पीछे लगा रखा था। वो डमी अब तक कई बार उससे दिलो जान से चाहती भी रही थी और मौका पाकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाने की कोशिशें भी करती रही थी, लेकिन हमेशा नाकाम रही। ऐसी नाकामियों से असली शीतारा को ज्योतिष विद्या पर और ज़्यादा यकीन होने लगता था कि वह 10 बरस से पहले अपने महबूब को हासिल नहीं कर सकेगी। आखिरी बार ओमान में डमी शीतारा का सामना हुआ था। उस साय ने उसकी पिटाई की थी और उसे बेहोश कर दिया था। उसने दूसरे दिन फिर सैली के बंगले में साय के करीब रहने के लिए दोस्ती की तमन्ना की। इनकार करने पर उसने सैली के दिमाग में जल्जला पैदा करने की धमकी दी। इसके जवाब में पारस ने उसकी पिटाई करके फिर कार के मामूली से हादसे से 2-4 करके अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसे वक्त पूजा वहां पारस के साय को किसी तरह ट्रैप करने पहुंच गई। सुपर मास्टर ने पूजा को वहां भेजकर बड़ी गलती की थी। पारस ने सानी के जरिए पूजा पर तनवीमी अमल कराया और उसे पिछली ज़िंदगी याद कराई। आइंदा वो सुपर मास्टर की ताबेदार नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने पूजा को डमी शीतारा की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पूजा नहीं जानती थी कि वह अस्पताल क्यों आई है, लेकिन एक कमरे में शीतारा को देखकर चौंक गई। हैरानी से बोली, दीदी तुम यहाँ अस्पताल में हो? शीतारा ने उसे हैरानी से देखा और फिर पूछा, तुम पूजा, तुम मुझे पहचान रही हो? मेरी खैरियत मालूम करने आई हो? मैं नहीं जानती कि इस अस्पताल और इस कमरे में तुम कैसे आ गई। हमारी तकदीर में शायद इसी तरह मिलना लिखा था। वो शुबा जाहिर करती हुई बोली, मुझसे कोई चालाकी ना करो, सच बताओ सुपर मास्टर ने मुझे ट्रैप करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं ज़ख्मी हूँ, अब तो तुम मेरे दिमाग में आ सकती हो। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? मैं और तुम्हारे दिमाग में आऊँ? क्या मैं ख्याल ख्वानी जानती हूँ? क्या तुम समझते हो कि मैं सुपर मास्टर की ताबेदार हूँ? तुमने हमेशा मुझे सगी बहन से ज़्यादा चाहा, क्या मैं दुश्मनी करूँगी? जब सुपर मास्टर ने तुम्हें टेलीपैथी सिखाई और मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी तो तुम सांस रोक लिया करती थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ज़रा ठहरो, मैं आजमा कर देखती हूँ कि मुझे ख्याल ख्वानी आती है कि नहीं। उसने दाई माँ का तस्वुर किया, उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो वहाँ पहुँच गई। उसने मुखातिब किया, दाई माँ मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी बेटी शीतारा ज़ख्मी और एक अस्पताल में है। दाई माँ पूजा करने में मसरूफ़ थी। पूजा की आवाज़ सुनकर बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम टेलीपैथी सीख गई हो। मेरी बेटी ज़ख्मी कैसे हो गई? वो किस मुल्क और किस अस्पताल में है? आप फिक्र न करें, मैं दीदी के पास हूँ। उनके ज़ख्म भर जाएंगे तो ये खुद आपसे बातें करेंगी। आप पूजा करें, मैं फिर आऊँगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर शीतारा से बोली, दीदी तुम दुरुस्त कह रही हो, मुझे ख्याल ख्वानी आ गई है, मगर ये कैसे आ गई? सुपर मास्टर तो हमारा दुश्मन है और तुम कहती हो कि उसने मुझे इल्म दिया है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम्हें पिछली ज़िंदगी याद आ गई है।
तुम सुपर मास्टर को दुश्मन कह रही हो, ऐसा तो उसी वक्त हो सकता है कि किसी ने तुम पर तनवीमी अमल किया हो और सुपर मास्टर के मंसूबों को तोड़ करके तुम्हें मेरे पास पहुंचा दिया हो। दीदी, हम अभी किस मुल्क में हैं? उर्दन के शहर ओमान में है। क्या तुम याद कर सकती हो कि अमेरिका से यहाँ कैसे आ गई हो? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी पैदा हुई हूँ, या फिर पैदा होने के बाद गहरी नींद हो गई थी। अब बेदार होकर नई जिंदगी और नई ताजगी महसूस कर रही हूँ। पूजा, तुम्हारी वापसी से मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर एक खौफ भी है कि तुम पर किसी ने दोबारा तनवीमी अमल किया है। किसी ने तुम्हें सुपर मास्टर की ताबेदारी से निजात दिलाई है। ऐसा करने वालों ने दो मोहब्बत करने वाली बहनों को मिलाप करने की है, मगर क्यों की है? हमारे मेल मिलाप से उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ना हो तभी नेकी करने वाले मुंह नहीं छुपाते। क्या तुम्हें तशवीश नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया गया? तशवीश की तो बात है, जब मुझे पिछली तमाम ज़िंदगी याद आई और मैं आप इधर हस्पताल आने लगी तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हुई और कौन मुझे हस्पताल में ले आ रहा है। मगर अपनी दीदी को देखकर खुशी के मारे फ़िक्र करना भूल गई। शीतारा सोच और फिक्र में मुब्तला हो गई थी। पूजा ने पूछा, तुम हस्पताल कैसे पहुँच गई? ये ज़ख्म कैसे हैं? एक दुश्मन ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। तुम मुझे उसका नाम और पता ठिकाना बताओ, मैं उससे निमट लूँगी। तुम कुछ नहीं कर सकोगी, वो नादीदा है। जो नज़र ही ना आता हो उसका तुम क्या बिगाड़ सकती हो? पूजा भी नादीदा पारस को ट्रैप करने आई थी, मगर सानी ने उस पर ऐसा तनवीमी अमल किया था कि वो सुपर मास्टर की कैदी बनने, मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म हासिल करने और फौजी हेडक्वार्टर में रहने के तमाम वाक़यात भूल गई। उसे यही याद रह गया था कि शीतारा ने उसकी मुश्किलात में मदद की थी, उसे अपनी सगी बहन की तरह अपने साथ रखा था। अब उसमें एक ऐसी सलाहियत का इजाफा हुआ था कि वो ख्याल ख्वानी करने लगी थी। उसने पूछा, मेरे जीजा जी कहाँ हैं? वो बड़े दुख से बोली, मैंने तुम्हारे जीजा जी को खो दिया है, बल्कि अपनी हमाकतों से उसे फिर अपना दुश्मन बना लिया। दीदी, तुमने फिर वो गलती की होगी, उन्हें अपना ताबेदार बनाने की कोशिश की होगी। हाँ, मुझसे यही बहुत बड़ी गलती हुई। अब उसे यकीन हो गया कि मैं उसकी महबूबा नहीं, मालका बनकर रहना चाहती हूँ। तुम फिक्र ना करो, अब तो मुझे भी ख्याल ख्वानी आती है, मैं जीजा जी को मना लूँगी। उसने पारस की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, पारस तक पहुँच गई, फिर वापस आ गई। उसने दूसरी बार फिर यही किया और जल्दी से कहा, मैं पूजा हूँ, आप सांस ना रोकें। मगर उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोली, वो तुमसे सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने मेरा नाम सुनकर भी अपने अंदर नहीं आने दिया। मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे, इसके बावजूद अपने अंदर आने नहीं दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बार उससे सामना हो जाए। मैं उसका गुस्सा और शिकायत दूर करने के लिए उसके कदमों से लिपट जाऊँगी। मुझे यकीन था कि वो ओमान में होने वाले इजलास में ज़रूर आएगा, लेकिन कोई दूसरा आया और जूडी से एक हैरत अंगेज़ गोली लेकर निकल गया। फिर देखते ही देखते ठोस जिस्म की बजाय एक साया बन गया था। मेरा दिल कहता है कि वह साया बन जाने वाला पारस है, लेकिन पारस ने कभी दुश्मन बनकर भी मुझे तमांचे नहीं मारे, जबकि उस साये ने मुझे ज़ख्मी करके हस्पताल पहुंचा दिया। दीदी, फिर तो वो जीजा जी होंगे, उन्होंने सख्त गुस्से में आकर तुम्हें सज़ा दी, मगर तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। वो तुमसे नाराज़ हैं, मगर मेरे ज़रिए तुम्हारा ख्याल भी रख रहे हैं। वो दोनों अस्पताल के उस कमरे में बैठी बातें कर रही थी और असली शीतारा अपनी डमी के अंदर रहकर गुफ्तगू सुन रही थी। उस असली का दिल भी धड़क धड़क कर कहता था कि वो अजनबी साया जो सैली के बंगले में था वही पारस है, लेकिन किसी तरह इसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। वो अपनी डमी के ख्यालात पढ़कर और उसे हस्पताल में देखकर मालूम कर चुकी थी कि वह डमी उस साये की असलियत मालूम करने में नाकाम रही है। फिर पूजा की वापसी ने ज़रा उलझा दिया। ये मालूम नहीं हो रहा था कि किसने उस पर तनवीमी अमल किया, किसने उसकी पिछली ज़िंदगी याद दिलाई और सुपर मास्टर की पाबंदियों से आज़ाद कर दिया। ऐसा कोई मेहरबान दोस्त कर सकता था या कोई दुश्मन ऐसी चाल चल रहा होगा जो अभी समझ में नहीं आ रही। वैसे सानी पर शुबा था। इससे पहले सानी ने दाऊद मंडोला को हस्पताल पहुंचाकर उस पर तनवीमी अमल किया था। इस अमल का मकसद यही हो सकता था कि वो देवी और मंडोला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुन सके और इस तरह देवी तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर सके। बाद में असली शीतारा ने तोड़ कर लिया था, मंडोला के दिमाग से सानी के तनवीमी अमल को मिटा दिया था। अब ये ख्याल आ रहा था कि सानी शायद असली शीतारा और उसकी डमी शीतारा को जानती है और अब ये जानना चाहती होगी कि असली शीतारा और डमी के दरमियान कैसे रब्ता होता है और उनके दरमियान कैसे कैसे मंसूबे बनाए जाते हैं। ये मालूमात हासिल करने के लिए उसने पूजा को ट्रैप किया और उस पर अमल करके उसे सुपर मास्टर से जुदा करके डमी शीतारा के पास पहुंचा दिया ताकि पूजा को डमी के करीब रखकर ज़ेरे ज़मीन रहने वाली का भेद मालूम कर सके। अगरचे ज़ेरे ज़मीन रहने वाली के बारे में अभी तक किसी को ये मालूम नहीं हुआ था कि वो असली शीतारा है। अभी वो महज देवी के ला रही थी, लेकिन उसे शुबा था कि वो पहचानी जा रही है। सानी की मक्कारी और चालबाजियाँ मशहूर थीं, इसलिए यह अंदेशा था कि वो पूजा को आलाकार बनाकर असली शीतारा की असलियत मालूम करने की राह पर निकल रही है। सानी से गोया टकराव था। मुश्किल ये थी कि वह 10 बरस पूरी होने तक मेरी फैमिली के किसी मेंबर के दिमाग में न जाना चाहती थी और ना ही बराह रास्त टकराना चाहती थी। बिलवास्ता हम सब पर नज़र रखने के लिए उसने दाऊद मंडोला को अपने ताबेदार बनाया, इसलिए उसकी आवाज़, लहजा और शख्सियत बदल दी ताकि हम में से कोई उसे पहचान न सके।
और वो हमें राजदारी से ढूंढता फिरे और मालूम करता रहे कि हम में से हर एक किस मुल्क और किस शहर में है और ज़ेर ज़मीन रहने वाली को किस हद तक पहचाना जा रहा है। वैसे तो वो अभी पहचानी नहीं जा रही थी। जहाँ तक उस ज़ेर ज़मीन रहने वाली का जिक्र पहुँचा था वहाँ तक वो एक पुरस्कार देवी कहला रही थी और इस अंदेशे में थी कि सोनिया सानी उसे बेनकाब करने पर तुली हुई है। उसने पहले मंडोला को जरिया बनाना चाहा, अब पूजा को उसकी डमी के पास ले आई है। दाऊद मंडोला अपनी शख्सियत बदलने के बाद तिल अबैब के करीब ही हैफा के एक बंगले में रहने लगा। वहाँ भी फ़ोन के ज़रिए देवी से उसका रब्ता रहता। प्रोफेसर आइज़िक अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब एक सुरीली आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देती थी। पहली बार इस सुरीली आवाज़ ने कहा था, मैं देवी बोल रही हूँ मगर देवी नहीं हूँ। मेरी ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज देवी के हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बातों की तस्दीक करो और मेरे दिमाग में आकर मेरे ख्यालात पढ़ लो, इसके बाद बातें होंगी। राब्ता इधर से ख़त्म कर दिया गया। मंडोला ने रिसीवर रखकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और फ़ोन करने वाले के दिमाग में पहुँच गया। उसका नाम रुबीना था। भारत के बाज़ तलबा व तालिबात तालीम हासिल करने इसराइल आए थे। रुबीना वहाँ साइंस की स्टूडेंट थी। असली शीतारा ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। फ़िलहाल उसे यही काम ले रही थी कि उसके ज़रिए फ़ोन पर मंडोला से उसकी आवाज़ और लहजे में बातें करती थी। वो बोली, मैंने मुख्तसर से ख्यालात पढ़ लिए हैं कि आप वो फ़ोन बंद करोगी। रुबीना ने कहा, अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर आइज़िक वाला तजुर्बा महंगा पड़ा है। अगर मैं वक्त पर आकर तरमीमी अमल का तोड़ ना करती तो तुम सोनिया सानी के ग़ुलाम होते। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और इस बात पर हैरान हूँ कि सानी को मेरा नाम और पता ठिकाना कैसे मालूम हो गया। मुझे तुम्हारे चोर ख्यालात ने बताया कि तुम एक दुकान से अगरबत्तियाँ खरीदते वक्त बेतुकी बातें कर रहे थे। सानी तुम्हारी आवाज़ और लहजे को पहचानती है। वह तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारी रहायशगाह तक पहुँच गई। आइंदा मोहतात रहो, वो आवाज़ और लहजा कभी ज़ुबान पर ना लाओ जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करूँगा, मगर मैं तुमसे रब्ता करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं 24 घंटों में 3 बार किसी भी वक्त तुमसे रब्ता करूँगी। ऐसे वक्त तुम अपनी कोई ज़रूरत बयान कर सकते हो। अभी तो मैं एक मुश्किल में हूँ। वो दूसरा साया बन जाने वाला जोडी नॉर्मन मेरी पूरी तंजीम वालों को तस्लीम करा चुका है कि वो यहूदी है। वैक्समैन मार्टिन रसल से भी पुरानी दोस्ती साबित कर चुका है। ये जोड़ी मेरे लिए कांटा है, मेरी जगह ले सकता है। रुबीना ने कहा, तुमने यहूदी तंजीम के तमाम अहम अफराद पर तनवीम अमल किया था। उनमें से कोई तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता है। तुम एक अमल की हैसियत से उन पर असरअंदाज रहो और उन सबको जोडी नॉर्मन के खिलाफ भड़काओ और कहो कि पहले जोडी का ब्रेन वॉश किया जाएगा और उसके दिमाग से उसकी असलियत मालूम की जाएगी। अगर असलियत भी वही होगी कि वो यहूदी है और यहूदी कौम की बेहतरी के लिए आया, तब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। जब उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा और उसकी हकीकत मालूम की जाएगी तो मैं जोडी के दिमाग में रहूँगी और उसकी सोच की लहरों के ज़रिए उसे फ्रॉड साबित कर दूंगी। दाऊद मंडोला खुश और मुतमईन हो गया। वैसे देवी शीतारा को इस सिलसिले में जहमत उठाना नहीं पड़ी। जोडी नॉर्मन ने खुद ही अपनी एक डमी को तिलबैब पहुंचा दिया। उस डमी ने कहा था कि असली जोडी नॉर्मन कोई ख़तरा मोल नहीं लेगा और न ही अपना ब्रेन वॉश करने की इजाज़त किसी को देगा। अगर यहूदी तंजीम वाले उस पर भरोसा करें तो फिर उसकी डमी को अपनी तंजीम में रहने दें। वो अपनी डमी के ज़रिए तमाम तंजीम वालों से रब्ता रखेगा। लेकिन दूसरी सुबह उस डमी को गोली मार दी गई। उसे गोली मारने से पहले जोडी ने कहा, तुम्हारी यहूदी तंजीम का कोई फ़र्द अपने असली सरबराह को नहीं जानता। वो बड़ी आसानी से तुम लोगों के दिमागों में आकर तुम सबके चोर ख्यालात पढ़ता है। तुम सबको उस पर भरोसा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, मेरी डमी को मार डालो, लेकिन इसकी मौत तुम सबको महंगी पड़ेगी। जोडी नॉर्मन इस मुल्क में आ चुका है, अपनी अपनी खैर मनाओ। दूसरी बार देवी शीतारा ने रुबीना के ज़रिए मंडोला से रब्ता किया तो वह बोला, जोडी शहर में मौजूद है। अगर वो इंसानी जिस्म में होता तो उसे कहीं ना कहीं तलाश किया जाता, मगर वो तो साया है। अगरचे हम तमाम तंजीम वालों ने अपने आप को बिल्कुल तब्दील कर लिया, लेकिन वो साया घर घर घुसेगा और हम में से कुछ अफराद को उसकी हरकत और सकनात से पहचान लेगा। हाँ, उसका साया बना रहना एक मसला है। अगर मैं एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ तो फिर उसके अंदर पहुँचकर उसे तुम्हारा गुलाम बना दूंगी। हमने उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? जब उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था तो क्या तुम वहाँ मौजूद नहीं थी? क्या तुमने उसकी बातों और सोच की लहरों को नहीं सुना? सुना था, मगर वो डमी की आवाज़ और लहजे में बोल रहा था। डमी की मौत के बाद किसी तरह जोडी की असली आवाज़ और लहजे को सुनना होगा। तुम बेफिक्र हो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं दूंगी। तिलबैब और दूसरे शहरों में ऐलान कर दिया गया था कि जिसे कोई ऐसा साया नजर आए वो उसका ताक़ुब करे और उसका ठिकाना मालूम करे। दूसरे दिन देवी ने रुबीना के ज़रिए कहा, मंडोला, ये सानी प्रॉब्लम बन रही है। उसने पहले तुम्हें ट्रैप करना चाहा, फिर नाकाम होने के बाद मेरी एक आलाकार के पास पहुँच गई। उस आलाकार का नाम शीतार है। ये मशहूर मारूफ नाम तुमने सुना होगा। ये तो पारस की महबूबा और फरहाद की होने वाली बहू है। योगा की माहिर है, फिर भी तुमने उसे आलाकार बना लिया। ये राज कभी ज़ुबान पर ना लाना। फरहाद जैसा 30 मार खां और बाबा साहब जैसे इदारे वाले भी इस हकीकत से बेखबर हैं। इसी शीतारा ने पूजा नाम की एक लड़की को अपनी बहन बनाया था। सुपर मास्टर ने इस पूजा को ट्रैप किया और उसे टेलीपैथी सिखाई। वो उसे बहुत अहम काम लेना चाहता था। उसने पूजा को साए का सुराग लगाने ओमान पहुंचाया तो सानी ने बड़ी चालाकी से पूजा को ट्रैप करके अपनी मामूला बना लिया
और उसे उसी अस्पताल में शीतारा के पास पहुंचा दिया। अब वो पूजा के अंदर रहकर मेरी आलाकार शीतारा की मसरूफियात और उसके इरादों को समझती रहेगी। वाकई ये सानी बड़ी चालाकी से तुम्हारे करीब पहुंचना चाहती है। तुम्हारी ये खूबी है कि योगा जाने वालों के दिमागों में पहुंच जाती हो, इसलिए सानी की चालबाजियों को समझ लेती हो। मुझे बताओ, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मैं पूजा पर किए जाने वाले अमल का तोड़ भी कर लूँगी। तुम किसी भी तरह सानी को तलाश करो। जो नौजवान लड़की किसी खूबरू जवान के साथ नजर आए उसकी असलियत मालूम करो। उसके साथ अली तैमूर ज़रूर होता है। मैं अभी उसे तलाश करने तिलबैब जाऊँगा। क्या तुम चंद सेकंड के लिए सानी और अली के दिमाग में नहीं जाओगी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं फरहाद की फैमिली के किसी मेंबर के अंदर नहीं जाऊँगी। इतनी मालूमात भी बहुत है कि अली और सानी तिलबैब में है। मैं उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या उस दूसरे साए का कुछ पता चला जो सैली के बंगले में था? नहीं, वह बंगला खाली पड़ा है। मैंने सैली के दिमाग में जाना चाहा, पता चला कि वह मर चुकी है। वो साया जिंदा है। पता नहीं उसका दिमाग किस किस्म का है। वो मेरे तजुर्बे के मुताबिक पहला शख्स है जो मेरी सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेता है, जबकि बड़े से बड़ा योगा का माहिर भी मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता। फिर तो वाकई अजीबोगरीब शख्स है। यूं भी ओमान के इजलास में जोड़ी के मुकाबले पर आने वाला और उससे गोलियां छीनकर साया बनने वाला कोई मामूली शख्स नहीं होगा। मैं उस दूसरे साए में बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ। ये ज़रूर मालूम करूँगी कि वो कौन है, लेकिन उसके करीब पहुँचने का कोई जरिया नहीं। सैली भी मर चुकी है। अब वो ओमान में है या किसी दूसरे मुल्क चला गया है, ये मालूम करना भी दुश्वार है। मंडोला ने कहा, पूजा सुपर मास्टर की तरफ से उस साए को ट्रैप करने आई थी। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक सानी ने उस पर तनवी में अमल किया है। हो सकता है सानी ने ना किया हो, उससे दूसरे साए ने कोई चाल चली हो। उससे साए का भी कोई टेलीपैथी जानने वाला हो और उसने पूजा पर अमल करके उसे शीतारा के पास पहुंचा दिया हो। तुम्हारी बातों में कुछ ज़्यादा वजन तो नहीं है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि उस साए के कुछ साथी होंगे। हो सकता है उसका कोई टेलीपैथी जानने वाला साथी भी हो, लेकिन वो पूजा को शीतारा के पास क्यों पहुंचाएगा? इस तरह वो क्या मकसद हासिल करना चाहता है? अब हर बड़े मुल्क में, हर खतरनाक तंजीम में आपका जिक्र होने लगा है। MIM वाले भी आपके बारे में सोचते होंगे। जोडी नॉर्मन के खिलाफ आने वाला वो साया किसी इस्लामी तंजीम से ताल्लुक़ रखता होगा, इसलिए वीडियो कैसेट और अहम दस्तावेजात लेकर गायब हो गया है। शीतारा मेरी ही मर्जी के मुताबिक एक नौजवान के ताक़ुब में ओमान गई थी। अब वहाँ पूजा पहुँच गई है। अगर मैं शीतारा और पूजा को तिलबैब बुला लूँ तो हो सकता है वो साया भी उनके पीछे आए। फिर सानी मुझ तक पहुँचने के लिए पूजा के दिमाग में आती जाती रहेगी और अली तैमूर शीतारा और पूजा की रिहाइशगाह के चक्कर लगाएगा तो तुम्हारी नज़रों से नहीं छुप सकेगा। अच्छा आइडिया है, आप इस पर अमल करें। यहाँ उन्हें ढूंढ निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान परेशान हो गए थे। पहले तो उन्होंने पूजा का इंतज़ार किया कि वह ओमान पहुंचकर रिपोर्ट देगी। पहली रिपोर्ट मिल गई कि वो किसी तरह एक मुसलमान लड़की सलमा बनकर उस साए को ट्रैप करेगी। इस सिलसिले में सैली उसकी मदद कर रही थी। उस रात मालूम हुआ कि प्लानिंग कामयाब हुई है। पूजा सलमा बनकर सैली के घर और साए के करीब पहुंच गई है। इसके बाद सैली वहां से कहीं चली जाती। पूजा उस साए के पास रहती और बड़ी हिकमत अमली से उस साए को अपने इश्क में गिरफ्तार करके उसे वाशिंगटन ले आती। लेकिन वो लाने वाली भी सैली की तरह गायब हो गई जैसे साए ने आदमखोर बनकर उसे निकल लिया हो। पहले तो ओमान में रहने वाले अमरीकी जासूसों ने पूजा और सैली से रब्ता करने की कोशिशें की, फिर नाकाम होकर सुपर मास्टर को रिपोर्ट की कि अब टेलीपैथी के जरिए मालूम किया जा सकता है। फिलहाल वहाँ टेलीपैथी जानने वाला सिर्फ पाशा रह गया था। उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन से मजीद 4 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट की वजह से वो कभी कभी नॉर्मल हो जाते थे। एक वजह यह थी कि ट्रांसफार्मर मशीन के जो इंचार्ज और ख़ास मातियत थे उनके दिमागों पर सलमान छाया हुआ था। हमने ये तय किया था कि ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह नहीं करेंगे, उसे सिर्फ नाकारा बनाकर रखेंगे। यही वजह थी कि इस मशीन को ऑपरेट करने के दौरान सलमान अपने मामूल इंचार्ज के अंदर रहकर कोई मामूली सी खराबी पैदा कर देता। उन चारों के साथ भी यही हुआ। वो चारों बिल्कुल नॉर्मल थे। मशीन से गुजरने के बाद वो ख्याल ख्वानी भी करने लगे थे, लेकिन किसी के भी ख्यालात पढ़ने के बाद बहुत सी अहम बातें भूल जाते, बहुत से वाक़यात को गड़मड़ करके बयान करते। इस तरह तवक्को के मुताबिक सही रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते थे। जब पूजा की तरफ से कोई राब्ता कायम नहीं हुआ तो पहले उन चारों से कहा गया कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए पूजा की खैरियत मालूम करें। यूं राब्ता करने के लिए किसी की आवाज़ और लहजे को सही तौर पर गिरफ्त में लेना होता है, और अक्सर ऐसे ही वक्त उन चारों से गलती हुआ करती। एक ने कहा वो खैरियत से है, चॉकलेट का केक तैयार कर रही है। उसके शौहर ने केक खाने की फरमाइश की थी। एक अफसर ने गुस्से से कहा क्या बकवास कर रहे हो, पूजा की शादी नहीं हुई, शौहर कहाँ से आ गया। दूसरे अफसर ने कहा मैंने आज सुबह अपनी बीवी से कहा था कि वो चॉकलेट केक तैयार करे, क्या तुम मेरी बीवी के पास गए थे। दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले ने कहा सर पूजा बीमार है, ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है, आज रात तक फारिग होने के बाद वो हमसे रब्ता करेगी। एक अफसर ने पूछा फारिग होने से क्या मतलब है। सर आप समझा करें, वो आज रात तक माँ बन जाएगी। एक अफसर ने मेज़ पर घूंसा मारकर पूछा
इन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया है या पागल बनाने वाली मशीन से? उन चारों को मुसल्लह फौजी जवान ले गए। पाशा को बुलाकर कहा गया कि फ़ौरन पूजा से रब्ता करे। उसने रब्ता किया, फिर कहा सर वो सांस रोक लेती है, मैं फिर कोशिश करता हूँ। उसने कई बार कोशिश की और नाकाम रहा। सुपर मास्टर ने कहा सैली से रब्ता करो। पता चला सैली अब इस दुनिया में नहीं है। सब पर जैसे सख्ता सतारी हो गया। एक अफसर ने कहा पूजा से ये तो पूछो कि हमसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। सर वो कुछ बोलने का मौका नहीं देती, मैं कैसे पूछूं? सुपर मास्टर ने परेशान होकर कहा यह कैसे हो सकता है? वो तो हमारी बड़ी वफादार थी, क्या उसे किसी ने ट्रैप किया है? क्या कहा जा सकता है? हमारे पास कोई ऐसा ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहा जो हमें सही रिपोर्ट दे सके। पाशा ने पूछा कि आप लोग मुझे सही नहीं समझते? मुझे भी उन चारों की तरह एबनॉर्मल समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है पाशा, तुम्हारी रिपोर्ट दुरुस्त है, लेकिन ऐसे वक्त हमें माइक हरारे याद आ रहे। वो ज़बरदस्त चालें चलता था और बिगड़ी हुई बात बना लेता था। दूसरे अफसर ने कहा पाशा आराम से कुर्सी पर बैठो, तुम हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेते हो। प्लीज़ पूजा की आवाज़ सुनो, वो जहाँ भी होगी किसी न किसी से बातें कर रही होगी। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, सर झुकाकर अपनी तवज्जो पूजा पर मबजूल करने लगा। फिर उसे आवाज़ सुनाई देने लगी। पूजा कह रही थी दीदी अब कोई नहीं आ रहा है। पाशा ने 4 बार आने की कोशिशें की थीं। अब उसकी समझ में भी आ गया है कि मैं नहीं बोलूँगी। फिर शीतारा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी लाजमी बात है सुपर मास्टर वगैरह को तशवीश होगी कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई हो। वो तुम्हें ढूंढने के तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा हुआ कि हमने ओमान छोड़ दिया। पाशा ने उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुनाया। सुपर मास्टर ने कहा पूजा जिसे दीदी कह रही थी वो यकीनन शीतारा है। अब समझ में आया कि उसने पूजा पर तनवीमी अमल करके उसे अपना बना लिया है। एक अफसर बोला शीतारा कह रही थी कि ओमान छोड़ दिया है। पाशा गौर से सुनो कि वो दोनों कहाँ जा रही हैं। पाशा ने कहा शीतारा तो पारस की दीवानी है, उसी के पास जा रही होगी। एक अफसर ने मशवरा दिया पारस से रब्ता करो, उससे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करो। ये भी कहो कि तुम सुपर मास्टर की गुलामी छोड़कर उसके पास आना चाहते हो। उससे किसी तरह इन बातें गुलवाने की कोशिश करो। उसने हुक्म की तामील की। पारस की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर ख्याल खानी की परवाज़ करता हुआ पारस के पास पहुंचते ही बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारस ने जवाब दिया माफ़ करना भाई, मुझे अरबी नहीं आती, दूसरे दरवाजे पर जाओ। उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सुपर मास्टर ने पूछा क्या हुआ? पाशा ने हिचकिचाते हुए कहा वो कह रहा है कि उसे अरबी नहीं आती। एक अफसर ने घूर कर पूछा तुमसे किसने कहा था कि अरबी में गुफ्तगू करो? सर वो गुफ्तगू नहीं थी, मैं उसे सलाम कर रहा था। सलाम ज़रा लंबा हो गया तो वो शायद उसे अरबी समझने लगा। उसने दूसरी बार राब्ता करते ही कहा बड़े भाई मैं पाशा बोल रहा हूँ, मैं मरियम का शौहर। पारस ने कहा तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तमाम आसमानी किताबों में लिखा हुआ है कि बीबी मरियम का कोई शौहर नहीं था। कोई ऐसा ही सुनेगा तो तुम्हें जूते मारेगा। उसने फिर सांस रोक ली। एक अफसर ने पूछा अब क्या हुआ? मेरी बात उसकी समझ में नहीं आती। वो कहता है बीबी मरियम की शादी नहीं हुई थी, फिर मैं शौहर कैसे हो सकता हूँ? दूसरे अफसर ने कहा दुरुस्त कहता है, हम ऐसा ही हैं। हमें भी तुम्हारी इस बात पर गुस्सा आ रहा था। हमने तुम्हें उससे बातें करने और दोस्ती करने को कहा था, इंजील मुकद्दस सुनाने को नहीं कहा था। सर आप भी नहीं समझ रहे, मरियम मेरी बीवी का नाम है। तुम बीवी का नाम बताकर दोस्ती करते हो, सीधी सादी गुफ्तगू नहीं कर सकते? इस बार उसने पारस के पास आकर कहा मेरी बाप मुझे मुआफ़ कर दे, अपने पाशा को पहचान ले, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैंने आज तक किसी बादशाह को मुश्किल में नहीं देखा। वो हुकूमत करने और अवाम को मुश्किलात में डालते हैं। वो गुस्से से धाड़ कर बोला मैं बादशाह नहीं पाशा कह रहा हूँ, पाशा पाशा पाशा। सुपर मास्टर ने डांट कर कहा यू शट अप, इतनी ज़ोर से चीख चीख कर क्यों कह रहे हो? सर वो बहरा हो गया है और तुम अकल के अंधे हो। टेलीपैथी में सोच की लहरों से बोला जाता है और सुना जाता है। वो कान से नहीं सुन रहा और तुम उसे बहरा कह रहे हो। कैसी तरह गुफ्तगू करके तुम उससे कोई काम की बात उगलवा सकोगे? सर वो मुझ जैसे हाथी को भी निकल जाता है और आप उससे कुछ उगलवाने को कहने? खुदा के लिए मुझे पहाड़ गिराने का काम दें। आप हुक्म दें मैं ज़मीन को आसमान से टकरा दूं, मगर उसके आगे शायद उसका बाप भी नहीं बोलता होगा। एक अफसर ने पूछा क्या ज़मीन और आसमान को टकरा देने से हमें पूजा वापस मिल जाएगी? दूसरे अफसर ने कहा पाशा एक तुम ही रह गए हो हमारे पास, और कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहा। तुम उससे अरबी में गुफ्तगू करोगे, उसे अंजीर मुकद्दस सुनाओगे, पाशा पाशा की रट लगाओगे, तो वो कैसे संजीदगी से गुफ्तगू करेगा? पाशा ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा आप हजरात ज़रा खामोश रहें, पहले मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। अगर वो अच्छे मूड में होगा तो फिर मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए गुफ्तगू करूँगा। सब ने तायद की। वो पारस पर तवज्जो देकर उसकी आवाज़ सुनने लगा। फिर फ़ौरन ही वापस आ गया और कहने लगा मैं नहीं जाऊँगा, उसके पास नहीं जाऊँगा। सुपर मास्टर ने पूछा ऐसी क्या बात हो गई कि नहीं जाओगे? वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला वो टॉयलेट में बैठा हुआ है। सुपर मास्टर और फ़ौज के आला अफसरान एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। फिर सुपर मास्टर ने कहा पाशा हमने सोचा था तुम बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो। गहरी तारीकी में हद नज़र तक देख लेते हो, हज़ारों मील की दूर की आवाज़ें सुन लेते हो, बेपनाह जिस्मानी कुव्वत के मालिक हो। अगर तुम्हें टेलीपैथी का इल्म आ जाए तो दुनिया के तमाम शाहज़ोरों को हत्ता के फ़राद को भी अपने कदमों में ले आओगे। लेकिन तुम हमारे तमाम साबका टेलीपैथी जानने वालों की तरह नाकारा साबित हो रहे हो। एक आला अफसर ने कहा हमें ट्रांसफार्मर मशीन की ईजाद से अब तक के तजुर्बात को सामने रखकर
ये तस्लीम करना चाहिए कि कुदरती इल्म और मसनूई इल्म में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। हमारी मशीन से जितने भी टेलीपैथी जानने वाले पैदा हुए वो या तो हराम मौत मर गए या बागी हो गए या दुश्मनों के पाबंद हो गए। दूसरे आला अफसर ने कहा, मैं भी मानता हूँ जो बागी हो गए या दुश्मनों के हो गए वो भी फरहाद और आमना के मुकाबला में मात खाते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुदरती तौर पर टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। तीसरे आला अफसर ने कहा, फरहाद और आमना की बात क्या करते हो? मशीन से टेलीपैथी सीखने वाले तो फरहाद के बेटों से मात खाते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। सोनिया सानी, बारबरा और जय मॉर्गन वगैरह ने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी सीखी है और वह हमारे लोगों के मुकाबले में कामयाब होते रहे हैं। मैं तो कहता हूँ टेलीपैथी बकवास है। असल चीज़ जहानत है, हाजिर दिमागी है, किसी मुश्किल मरहले से गुजरने की हिकमत अमली है जो हमारे लोगों को कभी नसीब नहीं हुई। नसीब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहानत और हाजिर दिमागी नसीब वालों को ही मिलती है, वरना हमने तो अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अलूम और तरबियत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक आला अफसर ने कहा, तुम भी दुरुस्त कहते हो। पाशा की मिसाल हमारे सामने है। इसके पास कई गैर मामूली अलूम है, सिर्फ जहानत और हाजिर दिमागी नहीं, इसीलिए इतनी सारी सलाहियतों के बावजूद नाकाम रहता है। एक ने कहा, अब तो हम आसानी से पेशगोई कर सकती हैं कि एक दिन ये पाशा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। दूसरे ने कहा, हमें अब तक एक ही ज़हीन शख्स मिला था और वो था माइक हरारे। उसका दावा है कि वो हमसे दूर होने के बावजूद आज भी अपने मुल्क और कौम का वफादार है, फिर क्यों ना उसे आजमाया जाए। सब ने तायद की। सुपर मास्टर ने कहा, पाशा हमारा थोड़ा सा काम करो, माइक हरारे को मुखातिब करो और उससे कहो कि फ़ौरन हमसे रब्ता करे। पाशा ने रब्ता किया। पहली बार हरारे ने सांस रोक ली। दूसरी बार पाशा ने कहा, सुपर मास्टर को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। माइक हरारे ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर सुपर मास्टर से बातें करूंगा, तुम मेरे दिमाग से जाओ। उसने सांस रोकी। पाशा ने दिमागी तौर पर मौजूद होकर कहा, मिस्टर हरारे मेरे दिमाग में आ चुके हैं, आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं, तुम मुहिब वतन हो, इसलिए एक मुश्किल वक्त में तुम्हें याद किया है। हमने मशीन के ज़रिए 4 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए थे, मगर वो थोड़े बहुत इबनॉर्मल हो गए हैं। पता नहीं मशीन में क्या खराबी पैदा हो गई है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास सिर्फ पूजा और पाशा रह गए थे, फिर अचानक पूजा भी हाथ से निकल गई। पता चला कि शीत आरा ने उसे वापस हासिल कर लिया है। पाशा के पास वो जहानत नहीं है कि वो पूजा को फिर वापस ला सके। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? माइक हराने ने कहा, पाशा को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। अब से पहले भी दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले आप लोगों के हाथों से निकलते रहे, लेकिन आपके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उन्हें वापस ना ला सके। एक अफसर ने कहा, यह हम मानते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें याद किया है। इससे पहले कि मैं मौजूदा मसले पर बात करूं, आप सबको भी मानना चाहिए कि आप लोगों की बेजा पाबंदियों के बायस साबका टेलीपैथी जानने वालों ने खुद को कैदी महसूस किया और मौका देखकर फरार हो गए। खुद मुझे आप लोगों ने मेरे बंगले में नज़रबंद रखा और बगावत पर मजबूर कर दिया। आप लोग इसे फौजी डिसिप्लिन कहते हैं और बरसों से नुकसानात उठाते आ रहे हैं, मगर अपने फौजी डिसिप्लिन में लचक पैदा नहीं करते। अगर मैं पूजा को वापस भी ले आऊँ तो क्या होगा? फिर किसी दिन वो और पाशा हाथ से निकल जाएंगे। सुपर मास्टर ने कहा, हम तुमसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि हम बरसों से नुकसानात उठाते आ रहे हैं। हम वादा करते हैं कि अपने असूलों में लचक पैदा करेंगे। एक आला अफसर ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, आइंदा हम तुम्हें अपना मुशीर मुकर्रर करते हैं। तुम्हारे मशवरों के बगैर टेलीपैथी के सिलसिले में कोई छोटा बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। उन 4 एबनॉर्मल टेलीपैथी जानने वालों को भी तुम्हारे हवाले करेंगे। तुम उनका मुआयना करके उनमें खराबियों की वजूहात मालूम कर सकते हो। अच्छी बात है। अब बताएं कि पूजा को शीत तारा हेडक्वार्टर से कैसे ले गई? वो यहाँ हेडक्वार्टर से नहीं, उर्दन के शहर ओमान से ले गई है। तुमने टीवी स्क्रीन पर 2 इंसानी जिस्मों को सायों में तब्दील होते देखा होगा। हम जूडी नॉर्मन को जानते हैं, वो दूसरा साया अजनबी है। वो इत्तफाक से हमारी चार्मिंग गर्ल सैली के पास पहुंच गया था। सैली में इतनी सलाहियत नहीं थी कि उस साय को दोस्त बनाकर हमारे पास ले आती। ये काम पूजा कर सकती थी। हमने उसे ओमान भेज दिया। वह बड़ी हद तक कामयाब रही, मगर ऐसे ही वक्त शीत आरा ने पूजा को अपने काबू में कर लिया। ये कैसे मालूम हुआ कि शीत आरा ने उसे ट्रैप किया है? पाशा ने अपनी गैर मामूली समाज से शीत आरा और पूजा की गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने ओमान छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह जा रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, किसी तदबीर से मालूम करूँगा कि शीत आरा पूजा को कहाँ ले जा रही है और मैं वहाँ पहुँचकर उसे किस तरह हासिल कर सकता हूँ। माइक हरारे दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वो पूजा के मसले पर गौर करने से पहले उन 2 सायों के मुतालिक अपने जहन में शतरंज की बिसात बिछाकर सोच रहा था कि वो इन गैर मामूली गोलियों को किस तरह उन दोनों सायों से हासिल कर सकता है और हासिल करने के लिए उन सायों तक कैसे पहुंच सकता है। वो ओमान के इजलास में शरीक होने वाले ममालिक के काबरीन के दिमागों में जा रहा था। ओमान के पुलिस वाले उन सायों तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। अलबत्ता कि यहूदी नुमाइंदे के ख्यालात पढ़कर पता चला कि जूडी नॉर्मन ने खुद को यहूदी साबित किया है और अब यहूदी तंजीम में शामिल होने के लिए तिल बैब जा चुका है। उसे दूसरे साय का सुराग नहीं मिल रहा था। वो इसराइल के चंद अहम काबरीन के दिमागों में गया तो पता चला कि जूडी नॉर्मन ने अपनी एक डमी यहूदी तंजीम वालों के पास भेजी थी
जब उस डमी को गोली मारी जा रही थी तो असली जूडी नॉर्मन ने अपनी डमी की जुबान से कहा था, तुम्हारी यहूदी तंजीम का कोई फर्द अपने असली सरबराह को नहीं जानता। वो बड़ी आसानी से तुम लोगों के दिमागों में आकर तुम्हारे ख्यालात पढ़ता है। तुम सबको उस पर भरोसा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, मेरी डमी को मार डालो, इसकी मौत तुम सबको महंगी पड़ेगी। जूडी नॉर्मन इस मुल्क में आ चुका है, अपनी अपनी खैर मनाओ। माइक हरारे को इन बातों से ये मालूम हुआ कि जूडी का साया तेल अवीव में है, और यह भी मालूम हुआ कि यहूदी तंजीम का एक भी अहम फर्द अपने पुरस्कार सरबराह को नहीं जानता। माइक हरारे को यूं तो कई तरह की मालूमात हासिल हो रही थी, लेकिन फिल वक्त इन मालूमात से फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। वैसे वो बड़ा साबिर था, सही वक्त पर सही चाल चलता। ऐसे वक्त पूजा के मुतालिक मालूम हुआ कि अब वो अमेरिका से मोहब्बत करने वाली नहीं रही, अपनी बहन शीतारा के पास पहुंच गई है। हरारे को अपने वतन से मोहब्बत थी। वो चाहता था कि ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वाले सिर्फ उसके मुल्क के लिए काम करें, और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह बात थी कि मशीन से टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वाले अमेरिका छोड़ जाते हैं। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके पूजा से रब्ता करना चाहा तो उसने सांस रोक ली। उसने दूसरी बार कोशिश की और कहा, सांस रोकने से पहले सुन लो कि मैं माइक हरा रहा हूँ, तुमसे पहले बागी होकर सुपर मास्टर वगैरह को छोड़ चुका हूँ। वो आगे ना बोल सका। पूजा ने सांस रोक ली थी। वो समझ रहा था कि वो शीतारा की हदायत पर अमल कर रही है, और पारस से इश्क करने वाली शीतारा किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले से किसी तरह का भी रब्ता नहीं रखती। इस सिलसिले में पारस याद आया तो हरारे ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है भाई? मुझे अपना भाई समझो, मैं तुम्हारे पापा का मुरीद हो चुका हूँ। पता नहीं पापा को इस उम्र में पीर बनने का शौक क्यों हो गया है और उन्होंने तुम्हें अपना मुरीद बना लिया। मेरा मतलब उस पीरी मुरीदी से नहीं, दरअसल तुम्हारे पापा ने कई बार मेरे बुरे वक्तों में मेरा साथ दिया है, मुझे बड़ी मुसीबतों से बचाया है। उनका बड़ापन यह है कि वो मुझे बदस्तूर अपने मुल्क अमेरिका का वफादार रहने की हदायत करते हैं। अमेरिका से बड़ा पीर तो कोई है ही नहीं। हम सबको उसका वफादार और मुरीद बनकर रहना चाहिए। बाय द वे, तुमने मुझे क्यों याद किया है? बात यह है कि शीतारा तुम्हारी महबूबा है और तुम शायद उससे शादी करने वाले हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बात काट कर बोला, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है। मेरे और शीतारा के दरमियान ना तो दोस्ती है, ना मोहब्बत है, और ना ही शादी करने वाली कोई हमाकत है। वो तुमको पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। भाई, मेरी बात अधूरी रह जाती है और तुम बात को कहीं से कहीं ले जाते हो। देखो मुरीद भाई, ये लड़की का मामला है, बुजुर्गों से बात करना चाहिए, तुम मेरे पापा पीर से बात करो। उसने सांस रोक ली। माइक हराने ने अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर ज़ेरे लब कहा, ओह गॉड, इससे बातें करने से पहले घी पीना चाहिए। जो कहना चाहो वो बात भुला देता है। मैं तो शीतारा। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने के दौरान चौंक गया। सोचने लगा, नहीं, उसकी एक बात के पीछे दूसरी बात छुपी होती है। आखिर बेटा किसका है? मुझसे कह रहा था कि शीतारा मुझे पसंद है तो उसे एतराज़ नहीं है, यानी मैं शीतारा से दोस्ती कर सकता हूँ। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मुझसे रब्ता किया और कहा, आपको जहमत दे रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है। अभी मैंने पारस से रब्ता किया था, वो कह रहा था कि शीतारा से उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब आप कह रहे हैं तो शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बताना पसंद करेंगे कि दोनों में अलहदगी क्यों हो गई? अलहदगी की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब यहूदी तंजीम वाले तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहते थे। हमने तुम्हें वहाँ से हटाकर तुम्हारी जगह पारस को पहुँचा दिया ताकि हम यहूदी तंजीम के अंदर तक पहुँच सकें। ये बात शीतारा जानती थी। जब हमने यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों का तोड़ किया तो शीतारा ने सबसे आखिर में मौका पाकर पारस पर तनवीमी अमल किया। वो उसे हमेशा के लिए ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी। वो मेरे बेटे के सिर्फ दिल पर ही नहीं, दिमाग पर भी हुकूमत करना चाहती थी। वो बोला, ये तो सरासर एहसान फरामोशी और दगाबाजी है। आपने उसे कोई सज़ा नहीं दी। जब उसकी सज़ा का वक्त आएगा तो उसे खुद सज़ा मिलेगी। तो फिर समझिए सज़ा का वक्त आ गया है। वो हमसे भी दुश्मनी कर रही है। उसने पूजा को हमसे छीन लिया है। मैं अब तक इसलिए खामोश था और उससे रब्ता नहीं कर रहा था कि वो आपकी होने वाली बहू है। अगर वो होने वाली बहू होती तो मैं उसके खिलाफ तुम्हें कोई हरकत करने ना देता। तुम उसके खिलाफ जो करना चाहो कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले ये मालूम करूँगा कि वो पूजा को लेकर कहाँ गई है। मैं बताता हूँ। वो अभी 15 मिनट के बाद तेल अवीव पहुँचने वाली है। वहाँ 1 घंटे के अंदर कहीं रिहाइश इख्तियार करेगी। तुम 1 घंटे के बाद उसके अंदर पहुँचकर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बना सकते हो। वो एकदम से खुश होकर बोला, सर आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरे जाने से वो सांस नहीं रोकेगी? नहीं, वो ज़ख्मी है। तुम अभी खामोशी से जाकर देख लो। वो तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी, लेकिन तुम उसे मुखातिब न करना। पहले उसे किसी रिहाइशगाह में आराम से लेटने दो। हराने ने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। वो शीतारा के अंदर पहुंच गया। उसने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। वो मेरे पास आकर बोला, सर वाकई आप ग्रेट हैं। जो मसला मेरे लिए पहाड़ था आपने उसे तिनका बना दिया। मेरी तारीफ़ ना करो और एक ज़रूरी बात याद रखो, मैं भी कई बार शीतारा के दिमाग में जा चुका हूँ। मैंने महसूस किया है कि कोई अनजानी सी कुव्वत उसे और पूजा को वहाँ ले गई है। शीतारा के दिमाग में बाज़ औक़ात सोच की जो लहरें पैदा होती हैं उन्हें सुनकर एहसास होता है
जैसे कोई दूसरी बोल रही हो। उसे बहुत तवज्जो से समझने की कोशिश करो, आप जाओ। वो तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया। मैंने वाकई महसूस किया था कि शीतारोमान से अचानक तिलबैब खुद नहीं गई है। वहाँ जाने और रहने का ख्याल उसके दिमाग में पैदा किया गया है और मुझे यकीन की हद तक शुबा था कि वो ज़ेरे ज़मीन रहने वाली देवी ऐसा कर रही है। जमीला राजी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। वो कह रही थी, पापा ये आपकी बहुत बुरी आदत है, खाने के वक्त ख्याल ख्वानी ना किया करें। मैं जमीला और हीरो के साथ खाने की मेज़ पर था। मैंने कहा, वो माइक खरारे अचानक एक मसला लेकर आ गया था। अब फुर्सत है, चलो खाना शुरू करो। हीरो ने खाना शुरू करते हुए कहा, हम आज रात की फ़्लाइट से बाबा साहब के इदारे में जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जनाब तबरेज़ी साहब ने मुझे अधूरी मखलूक को मुकम्मल इंसान बना दिया है। हम फ्रांस जा रहे थे। बाबा साहब के इदारे से सोनिया का पैगाम आया था कि मेरा बेटा किबरिया अली और बेटी आला बीबी 1 बरस 7 माह के हो चुके हैं। वो अपनी माँ के ज़ेरे साए हैं, लेकिन अब उन्हें बाप की भी ज़रूरत है। उन दोनों की तरबियत माँ बाप के साए में लाजमी है। इसलिए हम गैर मुआयना मुद्दत के लिए बाबा साहब के इदारे में जा रहे थे। ख्याल तो यही था कि बाबा साहब के इदारे में कुछ अरसा सुकून से गुजरेगा, लेकिन आगे की बात कौन जानता है। मैं नहीं जानता था कि वहाँ तकदीर क्या तमाशे दिखाने वाली है। किसी किसी को दुआएं दी जाती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें आराम और सुकून से रखे, लेकिन मेरे पढ़ने वाले ये नहीं चाहते कि मैं आराम से रहूं। लिहाजा इतना बता दूं कि आराम से रहने नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी आला बीबी सानी पर मुसीबत आने वाली थी। वो ज़ेरे ज़मीन रहने वाली शीतारा अंदेशों में घिरी हुई थी। अंदेशे भी ऐसे कि वो ख्वाबों में एक नन्ही सी बच्ची को देखकर चौंक जाती, फिर सुबह तक उसे नींद नहीं आती थी।